हाँ, गुड आफ्टरनून। कहाँ पे थे हम लोग? पुनर्जागरण देख रहे थे। रेनासा। आज हम लोग पुनर्जागरण पे जरूरी चीज़ें थोड़ा राइट डाउन करेंगे और कुछ फैक्ट को, कंसेप्ट को। पुनर्जागरण आपका जो टॉपिक है, इसका हमने कहा था कि पहले तो एक कंसेप्ट और जिसका कंसेप्ट देखें, मीनिंग देखें कि पुनर्जागरण कहते किसे हैं। फिर पुनर्जागरण की अपनी जो विशेषताएं हैं, लक्षण, पुनर्जागरण में कौन कौन सी बातें थी। फिर पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के साथ साथ कुछ प्रमुख व्यक्ति, मेजर पर्सनालिटी, पुनर्जागरण के परिणाम और साथ ही इसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जिसमें पुनर्जागरण की जो है सीमा, महत्व, ये चीज़। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको विभिन्न डायमेंशन में, आयामों में बांट के देखते हैं। तो पुनर्जागरण आपका एक टॉपिक है और ये उसके डायमेंशन है। ठीक है। पुनर्जागरण बेसिकली 15वीं से 17वीं जो सदी है यूरोप में, सेंचुरी, उसी के दौरान घटित घटना है। एक बार और रिकॉल कर दें थोड़ा। हमने कहा कि मैप पे ये यूरोप, इस यूरोप में 15वीं 17वीं शताब्दी यानी 1400 से लेके 1600 ईस्वी मान लीजिए। इसका मतलब है कि आज से लगभग 500-600 साल पहले यहाँ एक जबरदस्त मूवमेंट हुआ, आंदोलन। इसी आंदोलन को पुनर्जागरण बोलते हैं। एक आध लोग नए आए हैं तो हमने कहा कि थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार और कर। ठीक है। ये चीज आज से 200 साल पहले, अब वो 500-600 साल पहले, यानी लगभग 200 वर्षों का एक फेज था पुनर्जागरण के दौरान यूरोप में। थोड़ा सा और हम बात कर लें। अब उन वर्षों में आज से 500 साल पहले यानी 15वीं 17वीं शताब्दी का उस दौर का यूरोप आप देखेंगे तो उस दौर का यूरोप में अनेक प्रॉब्लम्स थे। पूरी दुनिया में वह मध्यकाल था। यूरोप में भी मध्यकाल था, यूरोप के बाहर भी हर जगह मध्यकाल था। और उन दिनों इस यूरोप में कई समस्याएं थी। अगर उन समस्याओं को चिन्हांकित करें, उसमें यूरोप पे फोकस कर रहे हैं। हमने कहा कि आज से 500-600 साल पहले, और उस दौरान हमने कहा कि अगर समस्याओं को फोकस करें तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में बहुत सारी चुनौतियों से यूरोप जूझ रहा था। यूरोप का पूरी दुनिया ही मध्यकाल के उन चुनौतियों से जूझ रही थी। सामाजिक जीवन की बात करें तो यूरोपीय समाज में काफ़ी भेदभाव था। उच्च वर्ग के लोगों में आते थे पादरी और सामंत, जिनका भूमि पर, लैंड पर कब्जा था। निम्न वर्ग में आते थे किसान, मजदूर, है ना, उत्पादन करने वाले लोग। और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं थी। उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उनके जीवन पर बहुत सारे अंकुश था, स्वतंत्रता नहीं थी उनको, ये चीज़ें। महिलाओं के जीवन में और समस्या थी यूरोप में, हमेशा वो चार दीवारी के भीतर, पुरुषों के ही अधीन, ये चीज़ें। ये यूरोप में भी वही था, भारत में भी देखेंगे मोटे तौर पर वैसे ही सामाजिक समस्याओं से भारत भी पीड़ित था। ये अगर आप देखेंगे आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से उस दौर के यूरोप को देखेंगे तो आर्थिक रूप से भी यूरोप में कई सारी चुनौतियां थी। कृषि वगैरह में उत्पादकता की कमी थी, व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ गई थी उस दौर में। अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो हमने कहा था कि राजनीतिक रूप से यूरोप को समझने के लिए हमेशा एक पिरामिड का सहारा लेते हुए, कि यूरोपीय राजनीति में क्या था, टॉप पर राजा होते थे, किंग,
और राजा के अधीन दो मजबूत संस्थाएं, चर्च और सामंत। मध्यकाल में जो सामंत थे वो ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, तो सामंतों के हाथ में जब शक्ति ज्यादा थी तो उससे राजा प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि जब एक ऐसी स्थिति कि एक ही राजा हो और बड़े इलाके पर शासन करता हो अपने अधिकारी के माध्यम से, तो वो मजबूत होगा, और एक ऐसी स्थिति हो कि जिसमें राजा तो हो लेकिन अलग अलग इलाकों को स्थानीय लोग चला रहे हों, तो राजा कमजोर होगा। यही उस दौरान स्थिति थी कि जो सामंतों के कारण चर्च मजबूत था उन दौरान, तो चर्च के भी उस प्रकार के स्थिति से राजा कमजोर थे। राजा कहते किसे हैं? असली राजा वो होता है मोनार्क, जो पूरा एब्सोल्यूट पावर उसके पास। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति का, प्रशासनिक शक्ति का, कर लगाने का। यह स्थिति एब्सोल्यूट राजाओं की नहीं थी मध्यकाल में, जिस समय यूरोप में ये पुनर्जागरण आंदोलन हो रहा था। कैसे? अगर चर्च खुद ही अपना न्यायालय लगाते थे, खुद ही अपना कोर्ट लगाते थे, खासकर धार्मिक मामलों में, चर्च भी धर्म के नाम पे कर लगाते थे, ये तो काम राजा का होना चाहिए। सामंत बहुत सारे कर लगाते थे, प्रशासन चलाते थे। तो उन दिनों यूरोप की राजनीतिक स्थिति भी गड़बड़ थी। यहाँ जनता थी तो जनता पीस रही थी, राजा को टैक्स तो देना ही है, सामंत को भी टैक्स देना है, चर्च को भी टैक्स देना है। राजा नहीं चाहते थे कि ये लोग कर लगाए या मजबूत हैं, लेकिन मजबूरी थी, खुद राजा निर्भर थे चर्च पे, सामंत पे। तो यूरोपीय राजनीति में ये स्थिति थी। राजनीति में हमने कहा कि डिसेंट्रलाइज, राज्य की शक्ति कमजोर। दूसरा हमने कहा कि समाज में भी अब ये सामंत और चर्च क्या है, अपर क्लास के, और जनता में सारे किसान, मजदूर, वर्कर, सब के सब निम्न क्लास। उनको बहुत सारे टैक्स देना पड़ता था, उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो यूरोपीय समाज उन दिनों, हमने कहा कि ये पूरा जो यूरोप है उन दिनों अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित था, राजनीतिक समस्याओं से। अब उसी में आ जाइए धर्म, इसमें और खेल था। उन दिनों यूरोप में क्या है, जो चर्च था बहुत मजबूत सत्ता था। केवल चर्च के पास यूरोप के लैंड का अकेले 20% कब्जा था उसके पास। चर्च में क्या होता था, बहुत सारे धार्मिक अधिकारी होते हैं, सबसे टॉप पे पोप होते हैं, कार्डिनल होते हैं, बिशप होते हैं, नीचे पादरी होते हैं। जैसे देखेंगे विभिन्न धर्मों में छोटे बड़े कई सारे धर्मगुरु होते हैं ना, वैसे ही चर्च में छोटे बड़े कई धर्मगुरु थे, और सभी के सभी धर्म के नाम पे जनता को ठगते थे, है ना। धर्म के नाम पे कई सारे कर लगाया जाता था, जनता का शोषण होता था, धर्म का भय दिखलाया जाता था। पादरी लोग क्या करते थे कि एक क्षमा पत्र की बिक्री करते थे, जिसको इंडल्जेंस कहा गया। उनका कहना था कि हम पादरी कोई जो होता है वो ईश्वर की विशेष कृपा से होता है, और हम लोग जो है इतना अधिकार रखते हैं कि अगर धर्म के मामले में कुछ अगर गारंटी दें तो ईश्वर तक वो बात पहुंचेगी। और पैसा लेते थे, और पैसे के बदले एक लेटर बना के देते थे कि मनुष्य बेसिकली पापी है, तो ये हमें पैसा दो, हम एक सर्टिफाइड कर दे रहे हैं लेटर बना के, जब मरने के बाद जाओगे तो सोते समय वो लेटर अपने पास रखना, वो समझ लो तुम्हारे साथ पहुंच जाएगा, और उसके आधार पर वहाँ आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, यानी आपको स्वर्ग मिलेगा। तो भोले भाले जनता को धर्म के नाम पर लुटते थे, मूर्ख बनाते थे। तो ये रहता था, इसी को कहते हैं क्षमा पत्र। तो हमने कहा कि ऊपर से बाइबिल की गलत व्याख्या। मूल बाइबिल लैटिन में था, जैसे अपने यहाँ संस्कृत अपर क्लास की भाषा रही है, वैसे ही यूरोप में मूल लैटिन और ग्रीक, जो कि है लैटिन खासकर, जो कि अपर क्लास की भाषा थी। तो असली किताब लैटिन में क्या है, बहुत सारा जनता समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि लैटिन कम लोगों को आता था, जनता की भाषा में बाइबिल था ही नहीं। अब बाइबिल में मान लीजिए रामायण महाभारत में अगर मान लीजिए कि शुद्ध संस्कृत में हो, जनता को नहीं आ रहा है, तो उसकी गलत व्याख्या किया जा सकता है। तो उसी प्रकार वहाँ पादरी क्या है, बाइबिल की गलत व्याख्या करते थे, उस आधार पर जनता को भय दिखाते थे, ठगते थे। दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं उनकी अपने आप में सीमा रही है। ये आज आप लोग बौद्धिक रूप से तो समझ रहे हैं भाई, रामायण महाभारत वेद पुराण भी हम आप आज उठा के पढ़ते तो उसमें कई कमियां तो दिखेंगी। उस दौर में उसमें जाति संबंधी समस्या दिखेगी,
महिलाओं के अधिकार को लेकर समस्या दिखेगी जब हम पढ़ते हैं, सवाल भी उठाते हैं कई बार, है ना। उसी प्रकार आप कुरान हदीस करिए, उसमें भी धार्मिक समस्या दिखेगी, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में लिखा गया। आज के नजरिए से उसमें बहुत सारी कमियां आपको दिखेंगी, बाइबल में भी वही कमी है। तो दुनिया भर में देखेंगे जब प्रगतिशीलता आई तो लोगों ने क्या किया, जो धर्म ग्रंथों में जो रूढ़िवादी चीजें थी उसका विरोध किया गया और कहा गया कि भाई इसको छोड़ के उसकी अच्छी बात को बढ़ाओ। लेकिन मध्यकाल में अगर कोई बाइबल के मान्यता के खिलाफ बोल दे तो तुरंत धर्मगुरु उसको सूली पे टांग देते थे, इतना धर्म का प्रकोप था। तो मध्यकालीन यूरोप में धार्मिक धर्म जो है लोगों के स्वतंत्र सोच पर हावी हो गया था। यहां तक कहा जाता था, अरे ये मनुष्य, अरे तो कुछ नहीं है भैया, मनुष्य बेसिकली क्या है, पापी है स्वभाव से, उसका गुण ही होता है ऐसा, और उसके बलबूते में कुछ है नहीं, उसके पास क्षमता ही नहीं है। मनुष्य के पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, न क्षमता है, सब वही होता है जो भाग में रहता है। ऐसी सोच को बढ़ावा मिले तो आदमी स्वतंत्र रूप से सोचेगा ही नहीं, आगे बढ़ के काम ही नहीं करेगा। अब मनुष्य की गरिमा, उसकी सामर्थ्य शक्ति जीरो, कुछ नहीं, जो भी है ईश्वर, और यहाँ खूब दान दक्षिणा दो, है ना, बात मानो जो कहा जा रहा है, इतना करे तो समझ लो तुमको स्वर्ग मिल जाए। तो जरा सोचिए, इनको अप्लाइड कीजिए। ऐसे जब माहौल रहेगा तो व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र रूप से न कुछ लिखेगा, न पढ़ेगा, न आविष्कार करेगा, न दूर दराज जाएगा। तो मध्यकाल के यूरोप की ये दशा थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से। जबकि यही यूरोप एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं था, है ना। हमने कहा था कि एंशिएंट टाइम में यूरोप में देखेंगे कि एक, हमने कहा था कि रोमन साम्राज्य का पतन ये 476 एडी, हमको लग रहा है पिछला वाला डेट में हमने आगे पीछे लिखने में कर दिया था, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने कहा कि कुस्तुनिया का पतन, ये तो फिर ठीक है 1453। तो ये एंशिएंट यूरोप है, हमने कहा था एंशिएंट, इसको 476 कर लीजिएगा, आगे पीछे डेट चाहे तो। फिर उसके बाद से क्या है, एंशिएंट, फिर से मध्यकाल का दौर, और यहां से जो किया तो ये मेडिवल हो गया, 476 से 1453, और 1453 के आगे हमने कहा कि मॉडर्न। एक टाइम लाइन खींच के देखा जाता है। एंशिएंट यूरोप में हमने कहा कि अच्छी स्थिति थी। एंशिएंट यूरोप में वैसा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लाइफ नहीं था जैसा कि यहाँ मध्यकाल में हो गया। ये वाला हमने कहा कि मध्यकाल का प्रेजेंट हो गया, जिसको डार्क एज कहते हैं, अंधकार काल। तो जो दौर देख रहे हैं ये लगभग 1000 सालों का दौर है। ये 1000 साल यूरोप में मध्यकाल का दौर है, डार्क एज। उस दौरान हमने कहा कि अगर और पहले जाएंगे तो यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। बढ़िया लोग किताबें लिखते थे, एक से बढ़कर एक, अरस्तु, प्लेटो के ज़माने में रचनाएं लिखे गए, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति हुई। राजा भी जो है जनता को जो कि बहुत सारे स्वतंत्र अधिकार देते थे, बढ़िया ढंग से शासन चलाते थे, ये है। लेकिन मध्यकाल में वैसे यूरोप नहीं रह गया, वो पिछड़ गया। हमने कहा कि ये गिरावट आ गई। पहले ये ऐसे था, मध्यकाल में गिरावट आ गई। इन्हीं मध्यकालीन परिस्थितियों में ये यूरोप में ऐसे बदलाव आए धीरे धीरे कि अब नवीन परिवर्तन हुए, नवीन आंदोलन, जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब ये 400 से 1600 का जो यूरोप है, इसमें यूरोप में ऐसे नए नए बदलाव आए जिसकी वजह से अब यहाँ पे जबरदस्त एक मूवमेंट चलाया गया। लोगों ने कहा कि यार हमारे आज से 1000 साल पहले, 2000 साल, 3000 साल पहले हमारे बाप दादा साहित्य, कला के क्षेत्र में कितने प्रगतिशील लोग थे, ज्ञान विज्ञान में कितने आगे थे, और एक हम क्या हो गए हैं इस फेज में। और इसी यूरोपीय समाज से बहुत सारे चिंतक, विचारक, विद्वान उभरे, और उन्होंने उस समय की जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ माहौल बुलाना, लिखना, पढ़ना चालू किया, और कहा कि फिर से हम लोग अपने अतीत को फिर से जो कि है पुनर्जीवित करेंगे, फिर से अपने उपलब्धियों को खोजेंगे। और ये जो मध्यकाल था उसके ऊपर गुस्सा दिखाया, और
ऐसा आंदोलन चला कि जिसमें तर्क किए गए, सवाल उठाए गए, नए नए खोजों को बढ़ावा दिया गया और मध्यकाल से यूरोप आगे निकल के बढ़ता चला गया। यही था पुनर्जागरण। ध्यान में। तो पुनर्जागरण एक लाइन में क्या है बताएंगे कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित एक आंदोलन, जिसमें अतीत से प्रेरणा ली गई और मध्यकाल के खिलाफ प्रतिक्रिया, आक्रोश दिखाते हुए साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में नए विकास को बढ़ावा दिया गया। और इस स्थिति से वहाँ एक प्रकार का सकारात्मक प्रगतिशील माहौल पैदा हुआ। लोग एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखे, नए नए विचार, आइडिया आए और इस वजह से यूरोप उस पुनर्जागरण के कारण मध्यकालीनता से निकलकर आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ। यही हो जाएगा आपका ये। फिर अब ये पुनर्जागरण जो था उसके लक्षण हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहले तो 2-3 लाइन में जरा रेनेसां का लिख लेंगे, पुनर्जागरण का अर्थ हम कंसेप्ट। जो पुनर्जागरण है लिख लेंगे, शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग, पुनर्जन्म या पुनरुत्थान। लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म या पुनरुत्थान, रीबर्थ और रिवाइवल। लिटरल मीन्स इज रीबर्थ और रिवाइवल। उसी में कॉमा देके 15वीं 17वीं सदी के बीच घटित आंदोलन, अ मूवमेंट ड्यूरिंग 15 to 17th सेंचुरी। कॉमा दे के है, जैसे भी चाहे शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसी में 2 लाइन पहले हिंदी में लिख लें, फिर इंग्लिश में बोल देंगे, है ना। यह वह युग था, माने पुनर्जागरण वह युग था, यानी 15वीं से 17वीं शताब्दी वाला जो आपने लिखा है, जब यूरोप मध्यकालीन धार्मिक कठोरता, यह वह युग था जब यूरोप, यानी पुनर्जागरण वह युग था जब यूरोप मध्यकालीन धार्मिक कठोरता और अंधविश्वास, मध्यकालीन धार्मिक कठोरता और अंधविश्वास से बाहर निकलकर ज्ञान, कला, विज्ञान, साहित्य, ज्ञान, कला, विज्ञान, साहित्य और मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के मूल्यों में नए जागरण की ओर अग्रसर हुआ। मूल्यों में नए जागरण की ओर अग्रसर हुआ। इस आंदोलन ने आधुनिक सोच, रचनात्मकता, इस आंदोलन ने आधुनिक सोच, रचनात्मकता तथा बौद्धिक स्वतंत्रता की नींव रखी। बौद्धिक स्वतंत्रता की नींव रखी, जिससे यूरोप सहित पूरी दुनिया, समय काल में आधुनिक बनी। यूरोप सहित पूरी दुनिया समय काल में आधुनिक बनी। ठीक है। तो रेनेसां मीन्स रीबर्थ या रिवाइवल, है ना, रिफरिंग टू यूरोप इमर्जेंस फ्रॉम मेडिवल एज टू मॉडर्न एरा। तो यही है। तो फिर से दोहरा दें, अब इसको क्या है कि हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है। अब इसी पे आ रहा है, जैसे परीक्षा में क्या है कि 15 शब्द में मात्र लिखने के लिए आया है,
मीनिंग आप जो कि है सीधा कि रेनासा का या पुनर्जागरण का क्या आशय है। तो जब 15 शब्द में लिखना हो तो बस 5-7 जो कि चुनी हुई बातें हैं उठा के एक लैंग्वेज बना देंगे। तो कह सकते हैं 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित आंदोलन है ना, अ मूवमेंट है ना इन 15 16 17 सेंचुरी इन यूरोप, यह जो अतीत से प्रेरित था, जिसमें कला साहित्य ज्ञान के क्षेत्र में नए चीज़ों की खोज हुई है ना, इसने आधुनिकता की नींव रखी। हो गए 15 शब्द। तो इसमें से और कम कर लेंगे है ना, ये ध्यान में रहे। अब सुन लें फिर से। तो हमने कहा कि परिस्थिति को, कहानी को दिमाग में रहा। 15वीं 17वीं शताब्दी से पहले यूरोप सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से अनेक समस्याओं से पीड़ित था। लोग, जबकि वही चीज हजारों वर्ष पहले यूरोप में ये बुराइयां नहीं थी। ऐसे में कि यहाँ ऐसा माहौल बना कि लोग उठ खड़े हुए उन समस्याओं के खिलाफ। धर्म ज्यादा समस्या था तो धर्म के खिलाफ बोलने लगे, साहित्य में, कला में नई नई चीजें खोजने लगे, करने लगे, ज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने लगे, नई किताबें लिखी जाने लगी। मध्यकाल में क्या था, मनुष्य को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, इन्होंने मनुष्य को पुरजोर वैल्यू दिया, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम। यही है पुनर्जागरण। अब सवाल है कि इस दौरान जो हुआ उसका फीचर लिखें पहले। तो फीचर ऑफ रेनासा, पुनर्जागरण का की विशेषताएं, लक्षण। एक हेडिंग दे लेंगे, पुनर्जागरण की विशेषताएं, लक्षण। पहले सुन लीजिए और सुन लीजिए, और जो सुनेंगे उससे पहले एक बहस कर दे रहे हैं ताकि पॉइंट उसके बाद नोट्स में भी आप लोगों को डिटेल लिखा है, ध्यान में रहे। पुनर्जागरण की कई विशेषताएं हैं। अगर इन विशेषताओं को 5-6 पॉइंट अगर आप उठा के पहले कि चुने हुए 5-6 पॉइंट रहे, जिसमें कुछ भी आए तो जो सबसे मजबूत चीज है आप लिख पाए। सुन लें। हमने कहा कि उन दिनों यूरोप में पुनर्जागरण से पहले क्या था, कुछ समस्या थी। उस समस्या दिमाग में रहेंगे, विशेषता वाला पॉइंट अपने आप लिख लेंगे। समस्या हमने क्या था, कई था, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सब तो समस्या ही था एक तरीके से। उसमें एक बड़ी समस्या क्या था, धर्म अनेक प्रकार की चुनौतियां और समस्या उत्पन्न करता था। और उसमें एक ये था कि हमने कहा कि मध्यकाल में ये था कि मनुष्य तो कुछ है ही नहीं, व्यक्ति के जीवन का कोई विशेष मूल्य ही नहीं है, जो भाग्य में है वही होगा। पुनर्जागरण में लोगों ने सबसे पहले इसका विरोध किया, तमाम प्रकार के तर्क दिए गए लेखकों द्वारा, विद्वानों द्वारा। ऐसे कैसे, मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोच्चम रचना है, इतना विवेक, इतना बुद्धि बनाया है ईश्वर ने, उसका कैसे वैल्यू नहीं होगा। तो पुनर्जागरण के दौरान व्यक्तिवाद को महत्व दिया गया, व्यक्ति के शक्ति, सामर्थ्य और उसका गुणगान, प्रशंसा। अगर कोई लेखक कहीं लिख रहा है तो लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया, कोई काम कर रहा है, कोई इनोवेशन कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा। तो पहला पॉइंट इसमें, उसमें एक लाइन में बना लेंगे है ना, पुनर्जागरण की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं या अनेक विशेषताएं हैं है ना, देर पॉइंट वाइज बना लेंगे। नंबर 1, व्यक्तिवाद की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की स्थापना। रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डिग्निटी, अचीवमेंट, व्यक्तियों के गरिमा और उपलब्धियों का सम्मान करना, उसी में कॉमा देखें, व्यक्ति के गरिमा एवं उपलब्धियों को सम्मान करना। तो सुन लीजिए, इस दौरान क्या ना, बहुत सारे ऐसे रचनाएं लिखी गई जिसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति के गरिमा, उपलब्धियों को खूब बखान किया गया, ये ध्यान में रहा। अगला जो इसकी विशेषता है, एक चीज और है, व्यक्ति से ही दूसरा चीज पहलू जुड़ा था कि व्यक्ति को महत्व नहीं था मध्यकाल में। तो जब व्यक्ति को तो महत्व नहीं रहेगा तो व्यक्ति से जुड़े हुए मानवीय मूल्य हैं उनका भी महत्व नहीं था। तो मध्यकाल में जो मानवीय मूल्य हैं उनको विशेष नहीं। पुनर्जागरण में इसका भी विरोध किया गया। पुनर्जागरण में क्या है, मानवतावाद पर बल दिया गया। कहानी सुनिए,
मध्यकाल में जो भी साहित्य लिखे जाते थे, कलाएं होती थीं, कुछ खोज हो गया, जीवन का जो एक्टिविटीज हो गया, हमने कहा कि उसमें मनुष्य को कोई वेट ही नहीं देना ना। साहित्य जो होते थे उसमें सब धर्म, ईश्वर, अंधविश्वास, धर्म के आगे पीछे ही साहित्य लिखे जाते थे। कला में भी धर्म ही हावी था। लेकिन जब रेनेसां हुआ तो लोगों ने क्या किया कि मानवतावादी मूल्यों पर ध्यान दिया, कहा कि मनुष्य ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख है ये असली विषय होना चाहिए, ईश्वर परलोक नहीं। तो जो ईश्वर के मामले में, परलोक में जो खोए रहते हो, ये नहीं होना चाहिए। तो पारलौकिकता और ईश्वरीयता, इसकी जगह, ट्रांसडेंटल की जगह जो विजुअल वर्ल्ड है, विजुअल जो डेली लाइफ की समस्या, उस पर बल देना। साहित्य में लेखक लिख रहे हैं तो कहानियां, है ना, साहित्य में लेखक लिख रहे हैं तो मानव की गुणगान कर रहे हैं, कविताएं, प्रेम की कविताएं, है ना, उत्सव की कविताएं, फेस्टिवल की कविताएं, इसमें जिसमें लोगों को उमंग आए, महत्व आए, जीवन को आधार बनाते हुए ह्यूमन सेंट्रिक। तो ये दूसरा विशेषता है इसका, व्यक्ति को महत्व देना और मनुष्य के जीवन के मूल्यों को महत्व देना, ईश्वरीय बातों को नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, मानवतावाद पर बल, ना, ह्यूमनिज्म पर बल देना। साहित्य, कला, समाज, राजनीति आदि का केंद्र मनुष्य को बनाया गया। साहित्य, कला, समाज, राजनीति आदि का केंद्र मनुष्य को बनाया गया। उसी में जोड़ सकते हैं पारलौकिकता, पारलौकिकता बोलते हैं ट्रांसडेंटल की जगह इहलौकिकता यानी विजुअल जो वर्ड है को महत्व, पारलौकिकता की जगह इहलौकिकता को महत्व। और सुन लीजिए, है ना, एक और चीज सुनिए, यहां मध्यकालीन परिस्थिति में क्या था, जो भी था वो फेथ, आस्था, तर्क, रीजन इत्यादि बिल्कुल नहीं। बाइबल में जो कह दिया गया, अच्छा ठीक है, वही आदमी माने जा रहा है। बाइबल कह रहा है पृथ्वी चपटा है, दूर तलक मत जाना, नाव लेके गिर जाओगे, पता नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि पृथ्वी चपटी है। ये तो इस दौरान लोगों ने इस पे सवाल उठाया और घोषित किया और कैलकुलेटेड प्रूव किया कि नहीं पृथ्वी गोल है। तो जो भी था वो आस्था को महत्व था मध्यकाल में। लेकिन पुनर्जागरण में आस्था की जगह तर्क को, है ना, और विवेक को महत्व कहा गया कि ना, कोई भी चीज किसी ने कह दिया, धर्म ग्रंथ में मेंशन है, तो आंख मूंद के नहीं मानना। क्या करना है, तर्क की कसौटी पर जांचो, परखो, तब अपनाओ। अगला विशेषता यही है पुनर्जागरण का, इसी को लिख लेंगे, आस्था की जगह तर्क एवं विवेक को बढ़ावा। आस्था की जगह तर्क एवं विवेक को बढ़ावा मिलना, है ना, इंक्रीजिंग आर्गुमेंट एंड इंट्यूशन। फेथ की जगह तर्क एवं विवेक को बढ़ावा मिलना। और वो एक चीज और सुन लीजिए कि एक चीज और जो अभी इसी में वो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ है, और वह है धर्म सुधार आंदोलन। तो कहानी सुनिए, हमने कहा कि धर्म में कितनी बुराइयां थी उन दौरान। खुद जो है पादरी, चर्च के दूसरे अधिकारी जनता का शोषण कर रहे हैं तरह तरह से। अब लोग उसके खिलाफ क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। और एक ये पिरामिड याद कीजिए, राजा तो थे बेचारे, थे तो, लेकिन कई मामलों में क्या रहते थे, वो चर्च पर और सामंतों पर निर्भर रहते थे। चर्च पर, इधर सामंत है, उन पर लोगों ने कहा, इस दौरान कहना चालू कर दिया कि ऐसा है कि ये चर्च का कोई भूमिका राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजा कर लगाए, अच्छा कानून के, बढ़िया कानून लाए, लोगों को स्वतंत्रता दे, सुरक्षा दे,
लोग भी उसको कर देंगे, इसमें भी बिचौलियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। और देखेंगे राजनीति में सेकुलरिज्म को इससे बढ़ावा मिला, और साथ ही साथ वो धर्म जो था पुराना उसका विरोध हुआ, और उसके विरोध में नए सारे प्रोटेस्ट में पुराने जो कैथोलिक धर्म था उसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुए, वो अलग टॉपिक कर देंगे। और जो उसके खिलाफ क्या है कि लोग पुराना धर्म छोड़ के और नए धर्म को अपना लिए, ईसाइयत के बाहर जाके नहीं, ईसाइयत के भीतर रहते हुए, जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन। इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। अपने यहां भी धर्म में बहुत सारी समस्याएं थी। अंग्रेजों के काल में 19वीं शताब्दी में ऐसे ही बहुत सारे धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, आप लोग सुनते हैं। उसी में से देखेंगे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने एक ब्रह्मा समाज की स्थापना की, हिंदू धर्म के दायरे में है, और उन्होंने कहा कि भाई हम धार्मिक कुरीतियों बुराइयों को नहीं मानेंगे, उसके अच्छाइयों को मानेंगे। आर्य समाज एक स्पेशली जो कि है हिंदू धर्म के भीतर ही अलग ढंग से, आज भी देखेंगे वो आर्य समाजी हैं, जगह जगह उनके अपने लोग होते हैं, हिंदू धर्म के भीतर ही हैं, अपने ढंग से वो शादी विवाह भी कराते हैं। तो उसी प्रकार यूरोप में जो मूल पहले ईसाई धर्म था उसको लोगों ने छोड़ दिया, पुराना धर्म, और जगह 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 अलग अलग अपने अपने देश के अलग अलग चर्च को मांगना चालू किए, और बाइबल के जो ओरिजिनल मान्यता है, जो मूल बाइबल में मिला है उसको। तो ये चीज़ है। तो अगर बात करें राजनीति में, तो हमने कहा कि सेकुलरिज्म को राजनीतिक सामाजिक जीवन में बढ़ावा मिला, यह भी एक खासियत है, मूल्य है पुनर्जागरण का। तो अगला पॉइंट वही लिख लेंगे, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर मूल्यों को बढ़ावा मिलना, या उसमें लाइन जोड़ सकते हैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में, या ब्रैकेट में लिख लीजिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा, ब्रैकेट में राजनीतिक सामाजिक जीवन में। एक चीज और हमने कहा कि यही वो दौर है कि हमने कहा कि देखेंगे कि बाइबल क्या कह रहा है, जैसा बाइबल वैसा कह रहा है कि पृथ्वी चपटी है, अर्थ। इस दौरान क्या है कि लोगों ने इस पर सवाल खड़ा करना चालू किया, और उसी में हमने कहा कि कोपरनिकस, उसने कहा कि ना ना पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे नए प्रकार के खोजें, नए अनुसंधान इत्यादि को बढ़ावा। तो पुनर्जागरण का एक और खासियत था ना, रिसर्च को, इनोवेशन को, एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देना। तो अगला पॉइंट वही लिख लेंगे, अनुसंधान, जियोग्राफिकल डिस्कवरी, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट आदि को बढ़ावा, भौगोलिक खोजें, अनुसंधान, अन्वेषण आदि को बढ़ावा देना। एक और समस्या थी, याद करिए, कि हमने कहा कि ज़्यादातर जो साहित्य वगैरह लिखे जाते थे वो केवल लैटिन में मध्यकाल में, और जनता समझ ही नहीं पाती थी, जनता की भाषा में लोग नहीं लिखते थे। अब इसको ऐसे देखिए, ये सब आपके पास क्या है, यूरोप है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ब्रिटेन, ये सब देश है अगल बगल। एक ही लैटिन भाषा में ज़्यादातर लिखी जाती थी चीज़ें, और आम जनता लैटिन भाषा नहीं समझती थी। जैसे अपने यहाँ एंशिएंट टाइम में संस्कृत केवल अपर क्लास की भाषा थी, उस समय भी आम जनता की भाषा में लोग कम लिखते थे, उसका विरोध भी किया जाता था कभी। लेकिन इस दौर के लोगों ने अब क्या किया कि नहीं, इटली वालों ने इटालियन में, स्पेन वालों ने स्पेनिश में, अंग्रेजों ने इंग्लिश में, फ्रांसीसियों ने फ्रेंच में, अलग अलग भाषाओं में लिखना करना चालू किया। जनता की भाषा, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिला। तो जब जनता की भाषा में लिखा पढ़ा जाएगा तो ज़्यादा जनता समझेगी, है ना, शिक्षा का तो प्रसार होगा ही, शिक्षा उन भाषाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार होगा, तर्क का प्रसार होगा, है ना। तो ये भी है। तो एक और खासियत है इस पुनर्जागरण का, उसमें लिख लेंगे इंडिजीनियस लैंग्वेजेज का विकास, है ना, स्वदेशी भाषाओं का विस्तार,
ये मेजर मेजर पॉइंट लिखा है, आपके नोट्स में भी इसको डिटेल दिया है, और आगे परिणाम वाले में इन चीज़ों को हम ज़्यादा थोड़ा थोड़ा खोल के एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि भाई चलो रेनासा का 5-6 पॉइंट आप फीचर बताओ, उसके मुख्य लक्षण बताओ, मुख्य कैरेक्टर बताओ, तो यही होगा कि व्यक्ति के महत्व देना है ना, केवल ईश्वर को नहीं, धर्म को नहीं, मानवीय मूल्यों को महत्व देना, धर्म और ईश्वरीय बातों की अपेक्षा, आस्था की जगह तर्क और विवेक को बढ़ावा, नए खोज, नई भाषाओं में लिखना, यही सब पुनर्जागरण का लक्षण था। और जरा सोचिए, किसी समाज में जब हमने कहा कि इस काल से पहले अगर आप देखें तो इस काल से पहले क्या था, 16वीं जो 15वीं 17वीं शताब्दी का यूरोप है, इससे पहले वहां ये चीजें नहीं थी। जब पुनर्जागरण हुआ तो ये सब चीजें आई। इन चीजों का एप्लीकेशन सोचिए कि कोई भी समाज जब आस्था की जगह तर्क को महत्व दे, ये कहे ना, कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे कोई किताब कितना भी बढ़िया ना हो, उसमें जो लिखा गया आंख मूंद कर एज इट इज नहीं मानेंगे, उस पर तर्क करो, तर्क की कसौटी पर होगा सही तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अगर ऐसी सोच किसी समाज में आ जाए, किसी समाज में राजनीति में कहा जाए कि भाई राजा को तो महत्व दो, है ना, लोगों के व्यक्तिगत अधिकार राइट्स को सुनिश्चित करो, जो अंधविश्वास है उनको दूर करो, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, सारे लोगों का कुछ अधिकार है, उस अधिकारों की स्थापना होनी चाहिए। जब किसी ये कहा जाए कि भाई हमें नए नए प्रयोग करना चाहिए, नए नए खोज करना चाहिए, तो जब कोई भी समाज ऐसा करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वो मध्यकालीनता से, पिछड़ापन से निकल कर आगे जाएगा। अब इन 200 वर्षों में जबरदस्त माहौल उस देश में क्रिएट हुआ। उस समय के जो लेखकों को, विद्वानों को अगर आप देखेंगे, है ना, तो आप लोगों को जो कि ये चीज पता चलेगा, और जो माहौल जो बना उसमें ये चीजें मिलेंगे। साहित्य में देखेंगे एक से बढ़कर एक विद्वान आए, लेखक आए ना। दांते डिवाइन कॉमेडी लिखा, जो इटली का रहने वाला था, इटालियन लैंग्वेज में, और उसने अपने उस साहित्य में देखेंगे कि उस समय के अंधविश्वासों की आलोचना की, है ना, और जो मानवीय, जो आप देखेंगे सहजता, सौंदर्य, प्रेम को अपने किताब में खूब बढ़ावा मिला दिया गया। इसी प्रकार से देखेंगे आप प्रेज ऑफ फाली, है ना, इसकी रचना की इरास्मस ने, है ना, और उसमें क्या है कि कहा कि भाई लोग कितना अंधविश्वासी हैं जीवन में, अंधविश्वासों की कड़ी आलोचना किया। द प्रिंस, हमने कहा द प्रिंस लिखा मैकियावेली ने, उसने कहा कि अरे राजा की असली ड्यूटी क्या होनी चाहिए, जनता की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, और राजा ऐसा कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक तो बीच में चर्च और सामंत करने नहीं दे रहा है, इनको हटाओ, लोगों को अधिकार दो, और राजा का काम है कि सही तरीके से शासन चलाना। तो इस प्रकार से मांगे उठती गई, और जो यूरोप पिछड़ेपन के धंसा हुआ था, मध्यकालीनता में घुसा था, वो निकल के आधुनिकता की ओर प्रसार होता गया। ये इसकी खासियत। क्लियर है? तो अब इसमें हेडिंग दे देंगे अगला, जो है इसके रीजन, पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के कारण को हम लोग फ्रेम करके समझ लेंगे। अभी केवल समझिए, एक एक कारण पे हम बहस कर ले रहे हैं, आपको बस टकटकी लगा के देखना है, समझना है, और फिर उसको फ्रेम करके हम समझ लेंगे। आपको उस पर हमने कहा कि सहयोगी जो मटेरियल है उसको साथ साथ फॉलो करना है। पुनर्जागरण यहाँ यूरोप में क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ लोग एक ही बार 15वीं 17वीं शताब्दी में जाग गए, अपने अतीत की अच्छी चीजों को फिर से लाने लगे और नया नया खोज करने लगे। ऐसा क्या हुआ ये 15वीं 17वीं शताब्दी का जो रेनासा है, पुनर्जागरण, इसमें कुछ न कुछ कारण होगा। कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे कारण जरूर है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं पुनर्जागरण के पीछे की वजह से, कई कारण है। हमने कहा कि उनमें से एक कारण हमने गिनाया था धर्म युद्ध। अब याद करिए, जो ये इलाके हैं इधर, उस समय क्या था, इस्लाम का उदय हो रहा था, बड़ा तेजी से विस्तार हुआ था, और ये लोग कौन है, ईसाई मान्यता को मानने वाले हैं, क्रिश्चियन है, ये इधर इस्लामिक है। आप लोगों से और थोड़ा सा पीछे जाके हमने क्या कहा था कि एंशिएंट टाइम में कभी जमाना था रोमन एम्पायर के दौरान में
कि ये अफ्रीका का कुछ हिस्सा से लेके एशिया से लेके यूरोप सब ये एक ही बड़ा साम्राज्य होता था, रोमन एम्पायर, जिसका 476 में पतन हो गया। यहाँ इटली है, इटली में रोम, और इस रोम से कंट्रोल होता था यहाँ मिस्र तक, इधर तुर्की, ये सब इलाके इसे उसके अंदर में थे, है ना। ये देखेंगे पश्चिमी एशिया का आज का जो मुस्लिम कंट्री है वो भी रोमन साम्राज्य का, यूरोप तो था ही अपना सब, बड़े विशालकाय रोमन साम्राज्य। हमने कहा कि अंपायर बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट, एक अंपायर जो तीन तीन साम्राज्यों में, महाद्वीपों में था। अफ्रीका का कुछ हिस्सा उसके अंतर्गत आता था, एशिया का कुछ हिस्सा आता था, यूरोप तो आता ही था। ठीक है, ये चीज हमने आपको कहा था। बाद में लेकिन कमजोर हो गया वो, तो कमजोर होने के बाद भी क्या है, विरासत चलती रही। अब ये जो इसी बीच क्या है कि इधर से जब इस्लामिक तुर्कों का उदय हुआ तो तुर्क चाहते थे कि इधर फैल जाए, इस्लाम का प्रसार हो। इसी क्रम में क्या है कि यहाँ पे देखेंगे क्रिश्चियनिटी मानने वाले, इस्लामिक मानने वालों में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, कई धर्म युद्ध लड़े गए, तीन बड़े बड़े धर्म युद्ध 1000 से लेकर 1453 के बीच में, ऐसे तो कई हुए, लेकिन तीन बड़े इसमें जो कि है धर्म युद्ध को देखा जाता है। इसी बीच क्या हुआ कि मध्यकाल में यूरोप काफी पिछड़ेपन का शिकार हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये चीजें हर जगह वैसे ही थी। उस समय के लिहाज से एशिया के कई इलाके थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में थे। यही वो दौर है कि देखेंगे इधर मंगोलिया देख रहे हैं, यहाँ लिखा है मंगोलिया, इस इलाके में मंगोलों का उदय हुआ। और आप लोग भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो देखेंगे मंगोलों ने भारत पर भी इस दौरान आक्रमण किया था, जब दिल्ली सल्तनत था। इसी दौर में भारत में मुस्लिम आक्रमण हो चुका था। दिल्ली के सुल्तान दिल्ली से राजधानी करते हुए दिल्ली सल्तनत वाले भारत में अपना शासन चला रहे थे। तो ये धर्म युद्ध जो वहां तीन हुए, उन धर्म युद्ध में हमेशा तो युद्ध होगा नहीं, शांति काल भी रहेगा। तो इसी में उधर वाले इधर भी आते जाते रहते थे, इधर से लोगों से संपर्क था उनका। तो जब पूर्वी दुनिया से यूरोप के लोगों का धर्म युद्धों के माध्यम से संपर्क हुआ, तो इधर के बहुत सारी अच्छी और प्रगतिशील चीजों से परिचित हुए और उधर गया और उसको अपनाए। जैसे कागज, यहां ये चाइना का आविष्कार है, बारूद चाइना का आविष्कार है, कंपास, ये सब यूरोप पहुंचा। और भी इधर पूर्वी दुनिया के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से वो परिचित हुए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यहाँ पे भी यूरोप में क्या हुआ कि लोगों में सुगबुगाहट हुई कि हमें दूसरे से भी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस सोच ने वहां के लोगों को मध्यकाल से निकलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो पुनर्जागरण का एक कारण यह है, पूर्वी दुनिया से संपर्क और उधर से नॉलेज और बहुत सारे तकनीकी का आगमन, और उससे प्रेरणा लेना कि हम मध्यकाल से निकल के आगे बढ़े हम भी। दूसरा एक और इसमें हमने आपको कहा था कि यहाँ पे जो कुस्तुनिया है, कंस्टेंटिनोपल, यह जगह क्या है कि कभी रोम के नियंत्रण में होता था। बाद में रोम का पतन जब हो गया तो इस इलाके में अब तुर्क आए, मुस्लिम जो इस्लाम का उदय हुआ तो इस पर तुर्कों ने कंट्रोल किया। और पहले इस कुस्तुनिया में क्या है कि बहुत सारे संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे, भांति भांति के विद्वान रहते थे, यहूदी भी रहते थे, इस्लामिक विद्वान और क्रिश्चियन विद्वान। 1453 में जब इसका डाउनफॉल आया, जिसको हम कहते हैं कुस्तुनिया कंस्टेंटिनोपल का डिक्लाइन, उसका मतलब यह है कि जो कुस्तुनिया सिटी था वहां तुर्कों ने, उस्मानिया तुर्कों ने कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद ये कहा कि भाई अब हम क्रिश्चियन लोगों को यहाँ नहीं रहने, और साथ ही साथ इधर आप घुसने नहीं देंगे बेटा। इसी को कहते हैं उधर वाले कि हमारे लिए इस सेंटर का पतन हो। अब यहाँ के विद्वान भाग के गए इटली, यूरोप के दूसरे देशों में, और प्राचीन जमाने में वहां से रह रहे थे तो पुरानी किताबें ज्ञान विज्ञान के सब संभाल के रखे थे। वहां के लोग खुद भूल गए थे, इटली वाले यूरोप के दूसरे इलाकों में। जब इधर से विद्वान मोटी मोटी किताबें लेके पहुंचे तो उन्होंने पढ़ा तो देखा, अरे बाप रे, हमारे बाप दादा तो कितने आगे थे और हम कितना पीछे आ गए हैं। तो कुस्तुनिया के पतन के बाद जो इधर ज्ञान लेके लोग उधर पहुंचे, उस पुराने ज्ञान को, पांडुलिपियों को, किताबों को,
उससे वहाँ प्रेरणा मिली और सबसे ज़्यादा इटली में प्रेरणा मिली। और ये जाने वाले सबसे ज़्यादा इटली में गए भी, ध्यान में रहे, सबसे ज़्यादा इटली में होगा भी। कारण हमने कल भी समझाया था कि अगर इटली को आप देखें तो बाकी यूरोपीय देशों से थोड़ा सा यहाँ अच्छी स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे बड़े समृद्ध व्यापारी थे। इटली में 5 नगर राज्य थे जो एक दूसरे को प्रतियोगिता करते थे, सकारात्मक वाला, अच्छा काम, अच्छा साहित्य, अच्छा कला, अच्छा विज्ञान का विकास। तो जब अच्छा ऊपर से क्या करिए, रोमन एम्पायर का जो केंद्र था रोम, इटली में ही था, और इटली में वो पुराने बिल्डिंग भवन सब खंडहर थे, तो उसको देख के भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि हाँ हमारे पूर्वज कितने आगे थे, कितने बढ़िया बिल्डिंग रहा होगा ये। कोई 1000 साल पहले का अगर बिल्डिंग ढांचा खूब बड़ा हो, कुछ कुछ बचा गया हो, तो देख के वो आपको आकर्षित करेगा ना। और उसी में पता चल जाए कोई किताब में कि उसकी मेथोडोलॉजी ऐसी थी, इतना बड़े में फैला हुआ था, तब रियल एजम्पशन करने लगेगा आदमी, गर्व भी होगा। तो इसी तरीके से हमने कहा कि कुस्तुनिया का जब डिक्लाइन हुआ तो यहाँ से ज्ञान विज्ञान की चीजें वहां पहुंची और उधर के लोगों को इससे प्रेरणा मिली। 2 पॉइंट ये है। और यही वो दौर था कि देखेंगे हमने क्या कहा कि इस इलाके में, है ना, यूरोप में, कि हमने कहा कि आप देखेंगे कि कई सारे अब लोग तर्क करने लगे। अब इन प्रेरणाओं से लोग क्या करने लगे, तर्क करने लगे, नई नई चीज़ों को खोजने लगे। इसी बीच क्या हुआ, यहाँ पे जॉन गुटनबर्ग जैसे व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस की जो कि खोज की। प्रिंटिंग प्रेस से आने से जो पुराना जो विचार था उसके खिलाफ जब लेखक लिखने लगे तो बड़ी तेजी से फैलने लगा। नए मूल्यों को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, नए ज्ञान की जो खोज हो रही थी, वो जल्दी से प्रसार होने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहा कि चीज़ों को बढ़ावा मिला। यही वो दौर है कि जब यूरोप में फिर से व्यापार वाणिज्य के लिए हमने कहा कि नए मार्गों की खोज हुई है। तो कहने का मतलब है कि पुनर्जागरण विश्व, यहाँ पे देखेंगे इसी दौर में इटली वाले इलाके में और कुछ कुछ और खास जगहों पे नए नए यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। यही वो दौर है जब देखेंगे उधर इंग्लैंड में आप देखेंगे कि ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप देखेंगे पेरिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई फ्रांस में। इटली में बोलाबिया यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और इन स्थितियों से यहाँ शिक्षा ज्ञान को प्रसार मिला, इसको बढ़ावा मिला। तो अगला जो आपका एक पॉइंट है हमने कहा, और वह क्या है कि पुनर्जागरण के कारण, रीजन रेनासा, पुनर्जागरण के कारण क्या थे। एक लाइन में लिख लेंगे, पुनर्जागरण के अनेक कारण थे या पुनर्जागरण के पीछे अनेक कारकों की भूमिका थी, और इनको हम फ्रेम कर लेंगे। उनमें हमने कहा कि उसमें से एक है धर्म युद्ध, एवं पूर्वी दुनिया से संपर्क, कंटेक्ट टू ईस्टर्न वर्ल्ड एंड रिलीजियस वार। इसको हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि भाई 1000 से 1453 के बीच यूरोप वालों में और इधर तुर्कों के बीच में कई सारे धर्म युद्ध हुए। इस युद्धों के क्रम में लोगों का आपस में जो कि है एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था, और पूरब में जो नए नए चीज़ें थी, जानकारियाँ थी, वो यूरोप गई और इससे लोगों को प्रेरणा मिला। ठीक है। दूसरा क्या है इसके अलावा, कुस्तुनिया का पतन, कंस्टेंटाइनोपल का, एवं यूरोप में अतीत के ज्ञान, नॉलेज का पहुंचना। कि कुस्तुनिया का पतन हुआ और यूरोप में यह पहुंचा कि यूरोप के लोग खुद ही भूल गए थे, लेकिन उनके उपलब्धियों के उन्हीं के लोग जो कुस्तुनिया में संभाल के रखे थे, जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे क्या हुआ, इससे प्रेरणा मिली।
पहुंचना, और इससे क्या होगा, अतीत से प्रेरणा मिलेगी। मिलेगा ना। इसके अलावा और क्या होगा, हमने कहा कि देखेंगे सामंतवाद का पतन। इसी दौरान सामंतवाद का पतन हो रहा था, और पतन क्या हो रहा था, व्यापार वाणिज्य का उदय। जब व्यापार वाणिज्य का उदय होता है तो सामंतवाद का पतन होता है, और ऐसी स्थिति में जो लोग एक ही जगह पे हैं वो दूर दूर फैलेंगे, व्यापार वाणिज्य करेंगे, तो इससे क्या होगा, नए नए प्रकार के लोगों से संपर्क, सीखने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यह जब रोमन साम्राज्य का जमाना था तो रोम वाले पूरे एशिया में, इंडिया, चाइना से बड़े बड़ा व्यापार करते थे। जब लोगों को पता चला कि भाई हमारे बाप दादा जो कि इतना व्यापार करते थे, फिर से व्यापार वाणिज्य चालू हुआ, और भूमि आधारित जो व्यवस्था थी सामंतवाद, उसका पतन हुआ। और भी इसमें है ना चीजें हो जाएंगी, जैसे देखेंगे हमने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार बताएंगे आगे, हम लोग परिणाम वाले में इसको और देख लेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का क्या रहा, जॉन गुटनबर्ग ने इसका किया था, ध्यान में रहे। और इसमें एक पॉइंट आप कर सकते हैं लास्ट, है ना, वो रहेगा विश्वविद्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालयों की स्थापना इसी दौरान होती है, और उन विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड, दूसरा ऑक्सफोर्ड के अलावा देखेंगे हमने कहा कि पेरिस, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में है, पेरिस जो कि फ्रांस में है, और बोलाब्यो ये इटली में है। तो यूरोप के लोग मध्यकालीनता से जाग के रेनासा मूवमेंट करते हैं, यानी पुनर्जागरण, तो उसके पीछे ये सब आधारभूत कॉज है। तो हमने जो कहानियां कही, बातें कही, इनमें दो दो तीन तीन लाइन बस जानकारी होनी चाहिए। एक कारण के ऊपर 5-6 पॉइंट हो और दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन हो। प्रश्न पूछेगा ही, हमने कहा कि पीटी वगैरह में आएगा नहीं, मेंस में आएगा इस पे, और हम लोग पूछेगा कि भाई यूरोपीय पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे, तो बताएंगे एक लाइन में कि भाई पुनर्जागरण मध्यकाल के खिलाफ और अतीत से प्रेरित होकर किया गया आंदोलन था, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में नए खोज हुआ, आविष्कार हुए, और उसी से यूरोप आधुनिकता की ओर बढ़ता चला। हो गया। उसके पीछे कई कारण थे और उन कारणों में इनको गिना दें। क्लियर है। अब आते हैं, हमने कहा था कि पुनर्जागरण में किसी भी, कोई भी आंदोलन कहीं हो, कहीं भी, रेनासा, हमने कहा कि रेनासा बेसिकली क्या है। आप सुन लीजिए, एक और चीज है, आपने क्या देखा कि जो रेनासा है, पुनर्जागरण, इसको एक हम आंदोलन के रूप में भी देखते हैं। पुनर्जागरण 15वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में घटित एक आंदोलन था। इसको एक मनोदशा, विशेष माइंड सेट भी कहा जाता है। आंदोलन के साथ साथ एक नए मनोदशा का प्रतीक था, नए माइंड सेट का। इसका मतलब क्या है कि आस्था की जगह तर्क के माइंड सेट, है ना, ये चीज है। पारलौकिकता की जगह इस दुनिया को महत्व देने का माइंड सेट, अंधविश्वास की जगह रेशनलिज्म, सोच विचार को देने का महत्व। ये केवल आंदोलन नहीं था, मैंने लोगों के पूरे सोचने समझने का एक दिशा परिवर्तन था। ऐसा अलग अलग शब्दों में व्याख्या किया जाता है। और दूसरा हमने कहा कि जो पुनर्जागरण है ये हुआ, थोड़ा सा यहीं पे आप लोगों से एक चर्चा कर दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा उसको नहीं हो तो या तो यहाँ पे या तो अपने कॉपी में, अगर आप साइड में आप लोग लिख लें, वो काम आएगा बीच बीच में, जगह जगह उसको जानना चाहिए। साइड में लिख लेंगे, अलग से हम यहाँ समझा दे रहे हैं। आप लोग देखेंगे जो बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं, उसमें कई सारे शब्द वगैरह आप लोग सुनते हो।
समय समय पे आएगा। अभी हम लोग आप बढ़ेंगे आगे। उसमें कई शब्द आएगा, उसमें 3 की हम यहाँ व्याख्या, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। उसमें एक है रिवोल्ट यानी विद्रोह, विद्रोह रिवोल्ट। दूसरा क्या है, आप देखेंगे मूवमेंट आंदोलन। एक है रिवॉल्यूशन क्रांति। पुनर्जागरण को हमने कहा कि एक आंदोलन के रूप में देखा जाता। यह एक आंदोलन था, एक मनोदशा था, नए प्रकार का सोच, नई समझ की दशा तैयार, परिवर्तन। इनको थोड़ा थोड़ा समझना है। हम इसको मूवमेंट कहते हैं, तो आखिर मूवमेंट का मतलब क्या है? आगे आप लोग अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उसका मतलब। विद्रोह पढ़ेंगे, रिवोल्ट का मतलब क्या? थोड़ा बहुत थोड़ा सा आइडिया होगा किसी को? कुछ बताएंगे आप लोग में से? कोई बताएगा? रिवोल्ट किसे कहते हैं? विद्रोह। मूवमेंट, अरे भाई आपके सामने बहुत सारे मूवमेंट चलता रहता है, सुनते समझते हैं आप लोग। क्रांति, थोड़ा सा कुछ भी बोलिए, गलत सही कुछ भी बोलिए। रिवोल्ट किसे कहते हैं? आंदोलन। सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर एक एक वर्ड की वर्ड लीजिए। जब किसी सत्ता के खिलाफ, रूलिंग पावर, कोई रूल में हो, शासन में, उसके खिलाफ अगर कहीं बगावत हो, लोग उठ खड़े हो जाए, तो उसको कहेंगे विद्रोह, रिवोल्ट। सत्ता के खिलाफ लोग कर दें तो कहेंगे विद्रोह। सत्ता को ना माने, कहते हैं 1857 का विद्रोह, तो अंग्रेजों की सत्ता था, हुकूमत थी, उसमें अपने देश के बहुत सारे लोग खड़े हो गए। सिपाहियों ने शुरू किया, राजा महाराजा आम जनता भी उसमें जुड़ गई। वो कहा कि नहीं नहीं, विदेशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जगह जगह उसको उखाड़ के फेंका जाने लगा, अंग्रेजों की छावनियों पे हमले होने लगा। तभी तो कहते हैं 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये अलग बात थी कि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उसको कुचल दिया, फिर से सत्ता में आ गए, वो अलग। मान लीजिए अभी के समय में नागरिक उखड़ जाए, बीजेपी की सरकार है मान लीजिए, ऐसा नहीं हो, मान लीजिए के लिए हमने कहा है, जगह जगह कि भाई हम शासन को ही नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री को नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री ना, और जगह जगह जो कि है ना, शासन के जो प्रतीक अंग होते हैं उस पर मान लीजिए हमला करने लगे, तो इसको कहेंगे विद्रोह, कि उस शासन के खिलाफ किया गया बगावत है ना। रिएक्शन अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, तो शासन सत्ता के खिलाफ बगावत लिख लेंगे। शासन सत्ता के खिलाफ बगावत, इसको कहेंगे रिवोल्ट। अतीत में हुआ हो, कहीं वर्तमान में हो, ये दोनों। आंदोलन क्या है? तो अब देखेंगे ऑफेनली जो रिवोल्ट होता है वो क्या होता है, प्रायः मैंने कोई जरूरी नहीं है, फिर भी अधिकांश मामलों में हिंसक होता है, वायलेंस होता है इसमें। जब लोग सत्ता को नहीं मानेंगे तो सत्ता से टकराएंगे ना, तो उसमें हिंसा होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सरकार के जो सेना होती है, पुलिस होती है, उसमें और आम लोगों के बीच ऐसा हो सके, पूरे चांस है, होते ही है। अगला है मूवमेंट, आंदोलन। आंदोलन किसे कहेंगे? सुन लीजिए, किसी भी स्थान पर
वो स्थान छोटा बड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। किसी भी स्थान पर जब लोग कुछ लोग इकट्ठा हों, और देखिए एक और चीज होती है सामान्यतः, पहले रिवोल्ट वाला में देखिए, विद्रोह में आमतौर पर क्या है, एक तो हमने कहा कि प्रायः हिंसक होता है, और यह भी होता है ना कि ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि अनियोजित होता है, अनप्लान्ड होता है। कोई बहुत प्लानिंग नहीं होती। हालांकि ये जरूरी नहीं है, नियोजन हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर मामलों में। अब सुन लीजिए, अब ये विद्रोह करेगा कौन? लोग ही तो करेंगे। तो लोग मिल के विद्रोह कहीं कर दिए, सत्ता उखाड़ फेंको, नहीं रहेंगे, इस सरकार को नहीं मानेंगे, ये ऐसी है वैसी है, शासन दूसरा हो, विद्रोह। मूवमेंट कहते हैं कि जब किसी भी जगह पे जब कुछ लोग इकट्ठा हो, अब वो लोगों की संख्या 100 हो, 500, 1000, लाख, जो भी, जगह कोई भी हो, कोई एक जिला, कोई एक गांव, गांव से थोड़ा ऊपर मानिए, मान लीजिए कोई गांव हो, कोई जिला हो, सिटी हो, कोई बड़े इलाके हो, कोई भी स्थान और लोगों की एक संख्या, जब किसी भी स्थान पर लोगों का कोई समूह, सुनते जाइए, एक निश्चित मांग को उठाते हुए बदलाव के लिए, है ना, किसी बदलाव के लिए निश्चित मांग को उठाते हुए जब अपना मत प्रकट करते हैं और बदलाव की मांग करते हैं, तो इसे कहते हैं आंदोलन। उदाहरण, पर्यावरण आंदोलन दुनिया भर में होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता, झंडा लेते हैं और क्या करते हैं, एक जगह बैठते हैं 10 लोग, और उन लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए ये किया जाना चाहिए। तो अब सुनते जाइए, लिखाएंगे, अभी वर्ड बोल देंगे। जब मूवमेंट होता है तो आमतौर पर क्या होता है, संगठित होता है, बकायदे उसमें कोई नेता होता है, एक विचारधारा होती है, एक कार्यक्रम होती है। रिवोल्ट में आमतौर पर हमने कहा कि अनियोजित रहेगा, तो कोई खास आइडियोलॉजी नहीं रहेगा, कोई खास लीडर नहीं है, सब लीडर ही रहेगा। ठीक है। तो आंदोलन क्या है, किसी स्थान पर लोगों के समूह द्वारा बदलाव के लिए मांगे उठाना, मांगे, डिमांड्स उठाना। डिमांड्स फॉर चेंज, डिमांड्स फॉर चेंज बाय द ग्रुप ऑफ पीपुल ऑन एनी प्लेस। अब ये जो है कई प्रकार का हो सकता है आंदोलन, टाइप्स। क्या क्या होता है आंदोलन में? सामाजिक आंदोलन होता है, पर्यावरणीय आंदोलन होता है, राजनीतिक आंदोलन हो सकता है, सांस्कृतिक आंदोलन हो सकता है ना सर? अब डिपेंड करता है कि है कौन। तो अब ये क्या था, पुनर्जागरण एक आंदोलन है, मुख्य रूप से उसको सामाजिक, बौद्धिक कह सकते हैं, सांस्कृतिक कह सकते हैं, कि पूरा संस्कृति के हर पहलू को टच किया लोगों ने। तो पुनर्जागरण को कौन कैटेगरी में रखेंगे, तो कल्चरल कहेंगे। और जब कल्चर की बात आती है तो लगभग सब आ जाता है, जिसमें समाज में भी परिवर्तन की बात हो, अन्य नई चीजों को बढ़ावा मिले, साहित्य में, कला में, ज्ञान में, विज्ञान में, खोजों में ध्यान में रहे। तो कभी भी आ जाए कि विच टाइप ऑफ मूवमेंट वाज रेनासा, तो वहां कहें कि इट वाज ए इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट बेसिकली। ठीक है, ध्यान में रहे। तो अब सुन लें, तो हमने कहा कि ये है। अब आमतौर पर क्या होगा, जरूरी नहीं है, फिर से हमने कहा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एकदम निश्चित लक्षण है, लेकिन फिर भी
अब आमतौर पर क्या होगा कि जब लोग किसी स्थान पर बदलाव के लिए मांग उठाएंगे तो इसका जो प्राय लक्षण रहेगा, तो हमने कहा कि प्राय संगठित, अहिंसक ये होता है। और उसमें क्या रहेगा, एक हमने कहा कि कार्यक्रम, नेतृत्व, एक प्रोग्राम एंड लीडरशिप की, प्रेजेंस ऑफ ए प्रोग्राम एंड लीडरशिप मौजूदगी होगी, प्रेजेंस ऑफ प्रोग्राम एंड लीडरशिप, है ना, ये ध्यान में रहे। आप पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की हमारी लड़ाई थी, उसको एक और नाम कहते हैं भाई, एक तो स्वतंत्रता संघर्ष भी कहते हैं और उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें पूरा एक राष्ट्र समय पे खड़ा हुआ। पहले कम लोग थे, धीरे धीरे ज्यादा होते गए, और हमने एक निश्चित मांग उठाई अंग्रेजों के सामने, सरकार के सामने। उसमें नेता थे, कार्यक्रम था, दोनों थे। कुछ मामलों में अहिंसक तो था ही, लेकिन भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से अहिंसक था। कुछ मामलों में कभी कभी हिंसक था। हमने कहा उसी प्रकार से कोई सामाजिक आंदोलन हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, राजनीतिक, कुछ भी हो सकता है। अमूमन रिवोल्ट में क्या है कि कोई प्रोग्राम, लीडरशिप, विजन नहीं होता है। लोग आते आए तीतर, इसलिए वो जानते हैं कि विद्रोह जल्दी कुचल भी जाता है, क्योंकि जब निश्चित लोग नहीं, कार्यक्रम नहीं होगा, एक विजन, दृष्टिकोण नहीं होगा, तो लंबा वो सस्टेन ही नहीं कर पाए, बढ़ ही नहीं पाए। क्लियर है? हाँ। अब आते हैं तीसरे पे, क्रांति। अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक टाइम पीरियड, मान लीजिए किसी ऐसे समय में घटना घटी, तो पहले समझिए फिर भाषा दें। क्रांति क्या है? रिवोल्यूशन। जैसे मान लें कि लंबे समय से कुछ व्यवस्था चला आ रहा हो कहीं, लंबे समय से मान लीजिए कि कोई सरकार सत्ता में हो, कोई सामाजिक व्यवस्था बना आ रहा हो, आर्थिक तौर तरीका बना आ रहा हो, जिसमें लोग अपने आप को क्या महसूस करते हैं? उत्पीड़ित महसूस करते हो, शोषित महसूस करते हो। यही होता है भाई। क्रांतियां तभी होती हैं जब लोग महसूस करते हैं अरे यार हम तो उत्पीड़ित है, शोषित है, उठ खड़े हो गए। और उसमें लोग क्या है कि मानते नहीं है, कहते हैं कि ना ना, जो परिवर्तन हो सामान्य नहीं होना चाहिए, सब बदल दो। तो जब आमूल चूल परिवर्तन, ड्रास्टिक चेंज, बिग चेंज, आमूल चूल एवं बड़े परिवर्तन की मांग, बड़े परिवर्तन, इसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जब कहीं कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो, इसका मतलब हो है, दूसरा और लिख लेना है, इसका और मतलब क्या हुआ? स्थापित व्यवस्था में पूरा रूपांतरण हो जाए, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जो पहले से चली आ रही व्यवस्था उसमें बड़ा परिवर्तन, पूर्व से चली आ रही या स्थापित, पहले से जो स्थापित है, स्थापित व्यवस्था में बड़ा बदलाव, परिवर्तन, इसको कहेंगे रिवोल्यूशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अब ये कई प्रकार का ये भी हो सकता है, ध्यान में रखना। जो क्रांति है, क्रांति भी कई प्रकार का हो सकता है, टाइप्स का। कौन कौन? आर्थिक, राजनीतिक, मुख्य रूप से रिवोल्यूशन भी, हमने कहा मूवमेंट में कई टाइप का है, तो वो भी। रिवोल्ट का नेचर ज्यादातर पॉलिटिकल ही होता है, सत्ता के खिलाफ यानी पॉलिटिकल। इधर हमने कहा आंदोलन कई टाइप हो सकता है, क्रांति कई। अब सुन लीजिए, अब एग्जाम्पल इसको देखेंगे आप। यहाँ एग्जाम्पल आंदोलन में देखेंगे तो कह सकते हैं सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। इसको वाले में था। इस वाले में क्या होगा? एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति,
औद्योगिक क्रांति क्या थी, सुन लीजिए साइड में, 1750 से 1850, इन 100 वर्षों में ब्रिटेन में आर्थिक रूप से वो हुआ जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। इन 100 वर्षों में ब्रिटेन में क्या हुआ, पहले पूरी दुनिया भर में हाथ से उत्पादन होता था, मशीन वगैरह होती थी तो छोटी मोटी, कोई चरखा हो गया, कोई तकली हो गया, और जो छोटे मोटे जो सुए धागे होते हैं, इसी टाइप के छोटी छोटी चरखा तकली सुई धागे आदि से लोग उत्पादन करते थे, वस्त्र बनाते थे। दूसरी वस्तु बना रहा है 1750 से पहले की दुनिया में, अब तक की जो दुनिया थी। लेकिन इन 100 वर्षों में ब्रिटेन ने क्या किया कि जबरदस्त मशीनों की खोज की, तकनीकी की खोज, और हाथ से होने वाला उत्पादन मशीन से होने वाले उत्पादन में बदल गया। और इसी स्थिति को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 1750 से 1800 के ब्रिटेन। और इट वॉज ए ग्रेट चेंज, आमूलचूल परिवर्तन, पूरा का पूरा जो अब तक की व्यवस्था थी वही बदल गई आर्थिक रूप से। अब जगह जगह मशीनें चलने लगी, उत्पादन होने लगा, कपड़े का, जूते का, जैकेट का, लोहे का, कोयले का, है ना, धातु का, समय के साथ। और वहीं से होते हुए इस 1750 के बाद ये दुनिया इतनी तेज विकसित हुई है, आधुनिक हुई है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरा का पूरा बड़े परिवर्तन कर दिए, पूरा समाज बदल दिया, संस्कृति बदल दी, राजनीति बदल दी, जज्बात बदल दिया, अल्फाज बदल दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इतना बड़ा चीज है कि नहीं? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या है कि पूरा का पूरा अब शहर आ गए। पहले उत्पादन के केंद्र ज्यादातर गांव होते थे, अब शहर में मशीन है, शहर में इंडस्ट्री, पूरा का पूरा एक सोसाइटी आ गया। अब तक वो समाज में था ही नहीं। इंजीनियर मशीनीकरण का देन था, टेक्नीशियन मशीनीकरण का देन था। तो हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तकनीकी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बदला समाज, संस्कृति, राजनीति सब। तो ये बड़ा परिवर्तन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? वहां राजाओं का शासन था। 1789 में क्या हुआ? आम फ्रेंच जनता उखड़ गई राजा के खिलाफ, बट कोई राजा नहीं। और व्यवस्था क्या लाया गया? उदार शासन, लोकतंत्र। तो राजतंत्र बदल गया पूरी दुनिया में। ऐसा यूरोप में मुख्य रूप से पहली बार हुआ था। राजा हटा के प्रजा का शासन आ गया, ये बड़ा परिवर्तन हुआ। तो इसको जो 1789 में फ्रांस में हुआ था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन रूस में, आप लोग पढ़ेंगे 1917 में, थोड़ा वहां लेट से हुआ। आज के रूस में 1970 में रिवॉल्यूशन हुआ। वहां भी क्या होता था? राजतंत्र। अब वहां 1917 के बाद जो व्यवस्था है उसमें शासन करने में साम्यवादी शासन का टाइप आ गया। शासन करने की कई प्रणाली होती है रूल करने का। एक तो राजा महाराजा का मोनार्कियल सिस्टम, डेमोक्रेसी जिसे आप इंडिया में देख रहे हैं, हम सब उसके भाग हैं। बगल में चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसमें एक ही पार्टी है, उसी पार्टी को जनता चुनती है और एक दिशा से शासन होता है। इस प्रकार पहला मॉडल रसिया में आया, उसके बाद चाइना में आया 1949 में। तो जरा सोचिए, रिवॉल्यूशन का मतलब है कि पहले वाला चला हुआ एकदम बदल गया। अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन इस्टेब्लिश्ड सिस्टम, यही है। हमेशा क्लियर रहेगा। तो कभी भी कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं रिवोल्ट, तो उसमें रहे कि वो एक सीमित प्रकार का है, केवल सत्ता का विरोध वाला अप्रोच उसमें मुख्य रूप से है। आंदोलन में तो भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें संगठन रहता है, डिमांड रहती है, किसी के काम करने को लेकर के, है ना, उसमें आवाज धीरे धीरे उसमें बदलावों को अंजाम दिया जाता है। मूवमेंट में आमतौर पर क्या रहता है? वह वॉल्यूम नहीं होगा जो रिवोल्ट में होता है और इवन रिवॉल्यूशन में होता है। अपने देश में देखेंगे, हम सब इंडियंस, यूरोप में वगैरह में देखेंगे, अगर आप लोग तुलना कीजिए साथ साथ, जब ऐसे टॉपिक आए तो हमको थोड़ा सा संपूर्णता में कुछ चीज़ों का चिंतन करना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल समझिए। आप देखेंगे कि आज के यूरोप को और अमेरिका को, अब तो
नहीं भी हम गए हैं तो रोज़ टीवी में, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, फिल्मों में, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में हैं उनकी भी, तो देख सकता है। तो वहाँ पे लाइफ कैसा है यूरोप अमेरिका वगैरह में, थोड़ा सा हमसे और मटेरियलिस्टिक कल्चर, थोड़ा और तकनीकी रूप में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, भवन, है ना, नौकरियाँ, सुव्यवस्थित जीवन का तरीका है, खान पान, ज़्यादा उदारता, ज़्यादा स्वतंत्रता, ये सब है ना उधर की विशेषता यूरोप में। तो अब देखेंगे कि उधर के लोगों में, और आप देखेंगे कि उस प्रकार का अंधविश्वास नहीं दिखेगा, जड़ता नहीं दिखेगी जितना कि इंडिया और दूसरे समाजों में दिखेगा। आज भी देखेंगे, है ना ऐसा। साइंस, टेक्नोलॉजी, तर्क और विवेक को यूरोपीय समाज, अमेरिकन समाज में अभी ज़्यादा देखेंगे अपने समाज की अपेक्षा। भाई अपने यहाँ हम ही आप एक क्लास में बैठे हुए लोग नहीं है ना, आप लोग तो रेशनल लोग हैं कम से कम। जरा सोचिए, करोड़ों लोग इस देश में हैं, झाड़ फूक में, ओझा में, सुपरस्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं अभी भी अपने देश में। देखिए कितना ऐप है, बाबा लोग बैठे हैं, है ना, समोसा और चटनी खिला के कहते हैं कृपा वहीं लटकी हुई है। देखते होंगे आप लोग टीवी में बाबा लोगों को। यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं दिखेगा। अभी भी एक तरफ हम आधुनिकता की ओर हैं, हमारे अपने ही वैज्ञानिक मिसाइल टेस्ट करने जाते हैं। स्पेस, जिस दिन स्पेस एयरक्राफ्ट, ये मान लीजिए कि कोई प्रक्षेपण होता है और सैटेलाइट मान लीजिए भेजा जाता है, तो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी बात है, बहुत चुनौती वाला काम है, आप लोग जान रहे हैं इतना तो सब लोग। लेकिन पता है कि वैज्ञानिक को जाना है मिसाइल का जो कि टेस्ट करने हैं, या फिर जो कि कोई स्पेस में अगर कोई मिशन भेजा जा रहा है तो उसका उस दिन डेट है और लॉन्च करने, और घर से वो क्या करता है, बाकायदे नारियल फोड़ के जाएगा, बिल्ली काट लेगी, रास्ता बदल देगा। ऐसा है ना कि एक तरफ तो हम भाई विज्ञान प्रौद्योगिकी चीज़ों को भी मान रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास में भी पीछे नहीं है। अभी भी देखेंगे हमारे ही आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, ये चीज़ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अपने यहाँ से रफाल आता है तो उसका जो पहिया होता है नीचे वाला, उसके नीचे अपने रक्षा मंत्री जी भी नींबू और जो कि हरी मिर्च रख करके और उसका उद्घाटन करते हैं, जबकि उस शुद्ध रूप से प्योरली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, आर्म्स हैं, उसमें धर्म, अंधविश्वास भागे, शुद्ध रूप से तकनीकी गेम है। फोटो देखा होगा आपने कभी, याद करिए। ऐसा क्यों होता है कि एक तरफ हम अपने आप को वैज्ञानिक और वैज्ञानिक चेतना में मजबूत मानते हैं, और कोई कह दे कि पिछड़ा तो लड़ जाएंगे, और कोई कहेगा कि भारत वाले बहुत विज्ञान में, तकनीकी में दक्ष हैं, तो मजा भी आएगा। है भी ऐसा, हमारा एक बड़ा सोसाइटी में एक वर्ग है अपने एक्सपर्ट। अभी देखिए भाई भारत में क्या है कि एक तरफ करोड़ों लोग अंधविश्वासी भी हैं, तो लाखों लोग ऐसे भी हैं कि दुनिया के चंद अग्रणी इंटेलेक्चुअल में आते हैं। तभी आप देखिए आपका गूगल का जो है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, गूगल का है ना अपने, अभी एप्पल में बदलाव हुआ है। कल परसों एक इंडियन मूल के जो है सबीर खान है मेरे ख्याल से, जो एप्पल के सीईओ बनने जा रहे हैं। ट्विटर में अभी एलन मस्क से पहले एक जो कि पराग अग्रवाल था। पूरा सिलिकॉन वैली में जो अमेरिका में है वो सब इंडियंस के जैसे दम पे चलता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी दुनिया की इंडियन के बिना नहीं चल सकती। नासा में, यूनाइटेड नेशन में आप देखेंगे कि दुनिया के जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हैं सब जगह। तो हम लोग क्या है, एक तरफ ये भी है, दूसरी तरफ अंधविश्वास भी है। ऐसा क्यों है। आज भी हम लोग देखेंगे कि अपने आप को हम लोग बहुत प्रगतिशील समझते हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं समझता, लेकिन जहां बात आएगी जाति की और धर्म की, हमारी सब प्रगतिशीलता पता नहीं कहां चली जाती है। आज भी हम कहीं ना कहीं उसके है ना, ये तो कमजोरी भी है, लेकिन ऐसी मजबूरी है कि हमको करना पड़ता है, क्योंकि सब कर रहे हैं। भाई हम देख रहे हैं कि दूसरे कर रहे हैं, तो हम अपने जाति या अपने धर्म के साथ नहीं रहेंगे, अपने लोगों के साथ, तो फिर हम तो दूसरा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज उसी का खेल खेल रहा है। तो पूरा समाज ऐसा जाति जाति क्यों करता है, धर्म धर्म क्यों करता है, विज्ञान तकनीकी को महत्व देने के बाद भी एक अंधविश्वासी क्यों बना हुआ है इंडियन, जबकि दूसरा नहीं। इसके पीछे रीजन है, अपने यहाँ बदलाव के लिए, चाहे साइंटिफिक, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे पॉलिटिकल, कोई बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ। अपने यहाँ सब चीजें धीरे धीरे हुई हैं।
और धीरे धीरे हो रही हैं, इसलिए उसकी प्रगति भी धीरे धीरे हुई। यूरोप में क्रांतियां बहुत ज्यादा हुई, पढ़ेंगे आप लोग अभी आगे, रेनासा, इसके बाद आप पढ़ेंगे आप क्या, हमने कहा कि रिफॉर्मेशन, फिर पढ़ेंगे आप जो कि है इनलाइटमेंट, और तब हमने कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूरोप के समाज राजनीति में जो बदलाव हुआ उसमें क्रांतियां हुई, और क्रांतियों में बहुत सारे खून बहे। भाई स्थापित व्यवस्था को एक ही बार कहिएगा बदल देंगे तो विरोध ज्यादा होगा ना, तो वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए, मार काट मचा, बलिदान, और इतना वो कर लिए कि उसके बाद फिर शांत हो गए। अपने देश में हमारे यहाँ जो भी विकास है पिछले 200-3 सालों में जब अध्ययन करेंगे 150, उसमें धीरे धीरे है। अब सवाल है उनका वाला ठीक है कि अपना वाला ठीक है। तो कहेंगे कि भाई जो हमारा तरीका है सही तो वही है कि अहिंसक तरीके से परिवर्तन हो, भले थोड़ा टाइम जाए, लेकिन यह भी है कि जैसे समय बदल रहा है तो कम समय में हम ज्यादा अच्छे बदलाव करें, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यह चलिए, ये वाला जो तीनों वर्ड था ये क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यों? चलो अब नेक्स्ट आते हैं पुनर्जागरण के परिणाम। पुनर्जागरण के परिणाम, एक दो लाइन में लिख लेंगे। पुनर्जागरण के प्रभाव या परिणाम काफी व्यापक थे, है ना। आउटकम ऑफ रेनासा, है ना, आउटकम वाज ट्रिमेंडस इन वेरियस सेक्टर ऑफ लाइफ। इसके परिणाम काफी व्यापक थे, जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किए। आउटकम वाज, है ना, आउटकम जो कि है इसके जो कि है काफी विविध थे, जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया पुनर्जागरण ने। फिर से एक बार स्पष्ट कर दें, बार बार हम बोलते हैं ताकि एक छाप पड़े माइंड पे कि पुनर्जागरण का मतलब 200 वर्षों के भीतर यूरोप में घटित एक आंदोलन जिसमें लोगों ने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि के, धर्म आदि के क्षेत्र में जो कुरीतियां बुराइयां थी उसके खिलाफ, है ना, बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किए, पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए आंदोलन चलाया, नया चीज को पकड़ने के लिए, वही था एक तरीके से पुनर्जागरण। तो हमने कहा कि इसका व्यापक परिणाम निकला। अब उन परिणामों को कर लेंगे जैसे, और इसके बाद पॉइंट बना लेंगे, और उसमें एक सामाजिक परिणाम, सोशल आउटकम। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक एक पिरामिड है, और हमने आप सबसे कहा था कि उस पिरामिड को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हर समाज का अलग स्ट्रक्चर होगा ना। आप अपने समाज में पढ़ते हैं जाति और वर्ण, जब हम अपना समाज पढ़ते हैं ना तो कहते हैं 4 वर्ण जाति, ये तो हमारे सोसाइटी की विशेषता। वहां की सोसाइटी में वर्ण जाति नहीं रही है, वहां की सोसाइटी में अमीर गरीब या साधन संपन्न साधन भी। तो यूरोपीय समाज में क्या था कि हमने कहा कि ये था समाज, और समाजी से जुड़ा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी था, दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। कि टॉप पे वहां क्या है, राजा, और राजा के बीच में क्या है, हमने कहा कि इधर चर्च, है ना, क्लर्जी, इधर क्या है, फ्यूड, नोबल, सामंत, चर्च, और यहां क्या है, आम जनता। आम जनता में सबसे नीचे कौन आते हैं, पीजेंट, किसान, मजदूर, वर्कर, पीजेंट, वर्कर, शिल्पी, आर्टिसियन, आर्टिसन, हाथ से वस्तु बनाने वाले, बोझा ढोने वाले, श्रम लेके ढोने वाले, करने वाले, किसान। इसके बाद इस सब निचले समूह में क्या है कि ये सभी के क्या है, कॉमन लोग इनको बोलता है,
सामान्य लोग। तो यूरोपीय समाज में ये था, एक सामान्य लोग थे और सामान्य के ऊपर विशिष्ट लोग थे। ये दोनों कौन है पिरामिड में? ये विशिष्ट हैं। विशिष्ट में कौन? सामंत। सामंत कौन होता है? जिसका बड़ी बड़ी भूमि होती है, भूमि पर अधिकार होता है। चर्च कौन होता है? जो चर्च अपने आप में एक संस्था है, जैसे मंदिर संस्था होता है। चर्च के पास खुद ही भूमि होती थी, बहुत सारे राइट होते थे, और सबसे ऊपर राजा। सामान्य लोग में किसान, मजदूर, शिल्पी, लेखक, विद्वान, इसी में व्यापारी भी आएंगे। व्यापारी के पास पैसा तो रहेगा, लेकिन वो पावर नहीं रहेगा जो सामंतों के पास, चर्च के पास है, इसलिए कॉमन मैन जैसा ही। ठीक है। तो जब वहां आया तो याद करिए, इसी में से लोग क्या हुआ? राइज किए। यूरोपीय जो रेनासा हुआ, इस रेनासा के पथ प्रदर्शक कौन थे? उसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? लेखक, विद्वान। और इन्होंने क्या किया कि स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाया, चर्च के शोषण के खिलाफ, सामंतों के शोषण के खिलाफ। और आप देखेंगे आगे, राजा लोगों ने चर्च की सत्ता को कम करने की कोशिश की, सामंत पर नकेल लगाने की कोशिश की, क्योंकि राजा के लिए मजा आ गया, जनता उसके साथ होने लगी, वो बोलने लगी। राजा भी चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन चुप रहते थे, मजबूरी थी। तो और ऊपर से क्या है, समाज में लेखकों, विद्वानों को खूब महत्व मिला पुनर्जागरण के दौरान, जो मध्यकाल में दब गया था। मध्यकाल में व्यापार कम हो गया था, तो खूब व्यापार को बढ़ावा मिला, व्यापारी को बढ़ावा मिला। तो ये जो निचला समूह है, ये क्या करेगा? ये राइज करेगा, अपग्रेडेशन होगा इसका, इसका उत्थान होगा, समाज में बदलाव आएगा ना। और दूसरा क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल होगा, गिरावट। तो ये कहेंगे ना कि पुनर्जागरण के कारण, इसी से भाषा, यूरोपीय समाज में बहुत सारे बदलाव हुए। लेखकों, विद्वानों, व्यापारियों का समाज में उदय हुआ, क्योंकि अब उनके प्रतिभा को, रचनात्मकता को महत्व दिया गया, ये चीज। और साथ ही साथ इस आंदोलन ने चर्च के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ, है ना, बगावत, वो आंदोलन किया, इस सवाल उठाए। तो चर्च की सत्ता कमजोर हुई, उनका प्रभाव कम हुआ। पुराना धर्म की जगह नए नए धर्म विचारों को मानने वाले आ गए, सामंत की सत्ता कमजोर हो गई। ये चीज, ये तो होगा ना, और यही हुआ था। अब इसी में 2 लाइन का लैंग्वेज दे लीजिए। अच्छा, दूसरा चीज एक और सुन लीजिए। पहले क्या था समाज में? ये तो स्ट्रक्चर है, किसी समाज में एक होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। दूसरा है कि उस समाज के लोगों की सोच और विचार क्या है, समाज में मूल्य कौन है। तो पुनर्जागरण की वजह से सामाजिक मूल्य भी तो बदलेंगे। पहले यही समाज वाले कैसे मूल्य था, उनका क्या सोच रहे थे पुनर्जागरण से पहले? आस्था वाले, अंधविश्वासी थे ज्यादातर क्या है कि पूजा पाठ, धर्म, स्वर्ग, इसी की चिंता करते थे। मनुष्य को खुद पादरी सिखा दिया तो वो भी मान ही लेते थे लोग, हाँ बात तो सही है, भगवान जो चाहेगा वही होगा, मनुष्य का मतलब तो कुछ नहीं, है तो पापी होता है। पूरा समाज ही ऐसा सोच रहा था। लेकिन इससे क्या है कि वो वैल्यू और वो जो टेंडेंसी थी, प्रवृत्ति, वही बदल दी। तो वो भी सामाजिक प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ ना। सामाजिक संरचना के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति में भी बदलाव है, कि जो समाज पहले मनुष्य को महत्व नहीं देता था, अब देने लगा। तर्क को महत्व नहीं देता था, अब देने लगा। तो इसी में लिख लेंगे कि समाज में मानवतावादी मूल्यों, तर्क एवं विवेक को बढ़ावा मिला, है ना। ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, आर्गुमेंट, इंट्यूशन इत्यादि को इंक्रीज हुआ, बढ़ावा मिला। और सुन लीजिए, इसमें आगे जब परिवर्तन होगा तो एक और स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। देखिए कैसे, क्या स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यहां नीचे देखिएगा। यही वो लोग होते हैं जो मध्यम वर्ग में चले जाते हैं, इसी स्ट्रक्चर में होता है ना। मध्यम वर्ग वाला कौन होता है?
जो ना अपर होता है ना बहुत लोअर होता है, थोड़ा खाता पीता होता है, थोड़ा ठीक होता है। किसान मजदूर शिल्पी के पास संसाधन कम होते हैं, शिक्षा कम होती है, तो इसलिए लोअर हो जाता है। हाँ, उसी में से कोई धनी किसान है तो ऊपर आ जाएगा। तो इसमें ये मिडिल क्लास का, अब समाज में मिडिल क्लास आ जाएगा। पहले बहुत मिडिल क्लास नहीं है, मेन क्लास ऊपर है, बाकी सब एक जैसे है। तो उसी में लिख लेंगे कि समाज में मध्यम वर्ग के उदय को बढ़ावा मिला। मध्यम वर्ग के उदय को बढ़ावा मिला, जैसे लेखक, विद्वान, व्यापारी आदि। लेखक, विद्वान, व्यापारी, कलाकार, साहित्यकार आदि। उसी में लिख लेंगे कि समाज के मूल्यों में परिवर्तन हुआ, समाज के जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या था? मानवतावादी मूल्य का मतलब हुआ कि मानव से जुड़े हुए सुख दुख, मानव की रचनात्मकता, मानवीय गरिमा इत्यादि को महत्व। क्लियर है? हाँ। अब इसी वाले से दूसरा पॉइंट निकल जाएगा, अगला लिख लीजिएगा, राजनीतिक परिणाम, पॉलिटिकल आउटकम। हमने कहा कि सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक साथ जुड़ा हुआ था यूरोप में। राजनीतिक परिणाम क्या होगा? जो सामंत होते हैं, सामंतवाद पहले संक्षिप्त में बेसिकली थोड़ा सा यहां बता दें, क्योंकि आगे दूसरे जगहों पे हम इस पे विशेष रूप से देखेंगे सामंतवाद का टर्म। सुन लीजिए, सामंतवाद कहते किसे हैं? सामंतवाद पूरा एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ध्यान में रहा, पहला चीज लाइन में तो ये समझिएगा, बैठा लीजिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लोकतंत्र, इंडिया का लोकतंत्र आप देख ही रहे हैं कि अपना भाई देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को किसे कहते, क्या है लोकतंत्र का मतलब? क्या? लोकतंत्र को कई ढंग से परिभाषित किया जाता है। लोकतंत्र एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, जिसका मतलब होता है कि जनता द्वारा चुना गया, जनता का शासन, यही सब एक लाइन का परिभाषा। लोकतंत्र एक आइडियोलॉजी भी है, एक विचार भी है। लोकतंत्र एक मूल्य भी है। पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आज अपना जो लोकतंत्र है वो एक वैल्यू भी है, मूल्य भी है, एक विचार भी है, एक सिस्टम भी है। उसी तरह सामंतवाद एक सिस्टम होता है, एक विचार होता है, एक प्रणाली है। ध्यान में रहे। अब सुनिए होता क्या है, इसको पहले समझिएगा। सामंतवाद का दौर अब नहीं रहा, समय के साथ समाप्त हो गया। होता क्या था इसी पे समझिए। पहले क्या होता था, जब राजतंत्र की स्थापना हुई तो राजा टॉप पे आए। भाई राजा मतलब प्रजा से सबसे ऊपर, प्रजा का माई बाप एक तरीके से। और नीचे कौन थे? कॉमन सिटीजन, आम लोग। तो राजा क्या करते थे? इन कॉमन सिटीजन पर शासन करते थे। शासन कैसे करते थे? बीच में राजा अपने जो है ऑफिशियल्स नियुक्त करता था, मंत्री, अधिकारी, वो राजा ही नियुक्त करते थे। राजा एक जगह बैठा रहेगा, सारे मंत्री अधिकारी जगह जगह व्यवस्था में, शासन में, इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे, राजधानी में उसके साथ रहेंगे, और अब एक इलाके की व्यवस्था वो चलाते थे। और सीधे ऊपर से जनता पर क्या करते थे? मान लीजिए हमने कहा कि ये जनता है, जनता पर राजा सीधे क्या करता था? शासन करता था। ये राजतंत्र था ना, इसी को कहते हैं राजतंत्र, राजतंत्रीय शासन। और राजा की सहायता के लिए बहुत सारे ऑफिशियल का मतलब है मिनिस्टर, मंत्री और अधिकारी होते थे। अब इसमें भी व्यवस्था बांटी जाती थी कि राजा केंद्र में है तो उसके साथ मंत्री अधिकारी हैं, बड़ा इलाका है तो कई सारे प्रांत बना दिया, है ना, प्रोविंस, फिर जिले बना दिया, फिर नीचे बना दिया। और वही एक राजधानी से विभिन्न जगहों पे लोग भेज दिए जाते थे। जैसे मान लीजिए आज अपने भारत में राजतंत्र हो तो क्या हो, मॉडल बदल जाएगा यही लोकतंत्र का। अब मान लीजिए मोदी जी राजा हैं और दिल्ली में बैठते हैं, उनके साथ एक मंत्री होगा, अधिकारी होंगे। फिर जितने भारत में आज प्रांत हैं, प्रांतों में बांट दिया जाएगा। जैसे गवर्नर आज भेजे जाते हैं
उसी तरह से मोदी जी विभिन्न गवर्नर को भेज देंगे, अब जिसको भेजें, अधिकारियों को नियुक्त कर देंगे, जिले बना देंगे। जैसे आज सिस्टम है, एक मोदी जी है ना राजतंत्रीय फ्रेम में शासन चलाएंगे, माने उनकी इच्छा महत्वपूर्ण होगी, तब जनता की भूमिका नहीं रहेगी। तो जब कहीं भी सिस्टम था क्या, राजतंत्र, तो ये था। अब समय काल में जगह जगह क्या हुआ, राजा लोग हो गए कमजोर। दुनिया भर में ऐसा देखा गया। एक समय के बाद जब मिडवल एज आया, तो अपने भी देश में रहा, राजतंत्र कैसे कमजोर हुआ। जैसे यूरोप जो पढ़ रहे हैं आप टॉपिक, उसी को देख लेते हैं। भारत में भी वही एक तरीके से लागू करके देख लें। हमने अभी कहा कि यूरोप में कभी रोमन एम्पायर, जिसका 476 में पतन हो गया, है ना, हमने कहा कि थोड़ा सा डेट वो मेरे ख्याल से ये इधर आगे पीछे हम लिख दिए थे। तो रोमन साम्राज्य ये इतना बड़ा होता था कि इस रोम से एशिया, अफ्रीका, पूरा यूरोप में नियंत्रण था की जगह से। लेकिन इस प्रकार से इंडिया, भारत में अगर देखें तो भारत में भी कभी बड़े साम्राज्य थे, मौर्यों का साम्राज्य, गुप्तों का साम्राज्य, पढ़ते हैं आप। इधर आप देखेंगे, इसी बीच क्या हुआ कि हमने कहा कि एक हूण जाति थी, हूणों ने इधर भारत पर भी हमला किया। उसी समय जिसमें गुप्ता पीरियड है, जिसमें इसे इधर गुप्त शासक हैं भारत में, वहीं इधर रोमन साम्राज्य था। और देखेंगे ये हूण भारत में, इधर भारत पर भी आक्रमण किए और इधर भी आक्रमण किए। तो रोमन साम्राज्य पर हमले होने लगे बार बार। राजा पहले जैसे योग्य नहीं रहे, तो अब राजा सुरक्षा नहीं कर पाए अपने इलाकों। तो उन्होंने क्या किया, बीच में कई लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां में बांट दी। भारत में भी यही हुआ। और इसी से आया सामंतवाद। इसको एक और बढ़िया से तरीके द्वारा समझते हैं, मॉडल को ध्यान में रहे। हम दो कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ए, कंडीशन ए में मान लीजिए एक राजा है, किंग, और नीचे हमने कहा कि जनता है, जैसे अभी समझाया। राजा के पास मंत्री अधिकारी हैं, पूरे जनता पे वो शासन कर, बीच में बिचौलिया कोई पावरफुल नहीं है। राजा के साथ जो इधर ऑफिशियल होंगे, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी, वो राजा की मर्जी से है। जब राजा चाहे हटा देगा, और वो वेतन लेने वाले लोग हैं, एक समय तक ड्यूटी देंगे, वेतन लेंगे, बात खत्म। उनका अपना अधिकार नहीं है, राजा के अधिकारों को वो लागू कर रहा है, राजा द्वारा बनाए गए व्यवस्था को देख रहा है। ये भारत में भी है। जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी क्या करें, ऐसे काम करें। मान लीजिए मैं ही हूँ विजय वेद, भारत का राजा, और हमने क्या किया, अपना एक राजधानी बनाया, अपने लोग बनाए, पूरे भारत को विभिन्न इलाकों में बांट दिया। पहले स्टेट बना दिया, नीचे जिले बना दिए, नीचे गांव, और हम अपने हिसाब से लोगों को, योग्य कुशल लोगों को कोशिश करेंगे भेजने के लिए, जो शासन चलाएं। एक नियम होगा, कायदा होगा, व्यवस्था होगा, जगह जगह से कर मेरे पास आएगा, और मैं अधिकारी और लोगों के माध्यम से शासन करूँगा। कोई और बिचौलिया मेरे आगे नहीं है बीच में। हाँ, थोड़े बहुत तो स्थानीय लोग होते हैं, लेकिन मेरे आगे कोई कुछ नहीं। एक ऐसी स्थिति कि मैं न संभाल पाऊँ, मान लीजिए इतना बड़ा भारत, तो मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठ रहा हूँ, दिल्ली के अगल बगल ये सब चीज़ संभाल लूँ। कंडीशन नंबर 2, राजा रहे और नीचे जनता भी रहे, लेकिन बीच में क्या हो, बहुत सारे बिचौलिए आ जाएं, पावरफुल मीडिएटर, बिचौलिए। कौन से बिचौलिए साहब, तो अब सुन लीजिए एप्लीकेशन लगा के। मैंने कहा कि मैं एक पहले वाले कंडीशन में दिल्ली में बैठ करके पूरे भारत पर शासन करने वाला हूं, मेरे पास मजबूत सेना है, पहले वाले कंडीशन में, है ना, मजबूत प्रशासनिक तंत्र है, पूरे भारत को मैं संभाल रहा हूँ। बाद में मान लीजिए मेरे बाद अयोग्य लोग आए, वो कुशलता ना हो सबको चलाने की, या बाहर से हमला होने लगे, पाकिस्तान साइड से, चीन साइड से, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए क्या है कि हमने, हमारे आने वाले लोग चला नहीं पाए, तो एक दूसरी व्यवस्था लाएंगे। मान लीजिए मैं एक दूसरे कंडीशन में क्या करूं, दूसरा वाला,
कि मान लीजिए दिल्ली और उसके आसपास तो नियंत्रण है, लेकिन पंजाब में नियंत्रण उतना बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, यूपी में नहीं कर पा रहे हैं, एमपी नहीं, जयपुर में नहीं, राजस्थान में नहीं कर पा रहे हैं। तो याद करिए कि हर इलाके में क्या होता है, कुछ दबंग लोग होता है। राजस्थान में आप देखेंगे कई सारे दबंग समूह है, कुछ जाट लोगों का, कुछ मीना लोगों का, कुछ ठाकुर लोगों का, अलग अलग समूह है। यूपी में इसी प्रकार से देखेंगे अलग अलग दबंग लोग हैं। यूपी की राजनीति में देखेंगे आज के वहाँ के जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो वहाँ के एक दबंग ही रहे हैं गोरखपुर मठ से। और भी यूपी में कई सारे पहले माफिया लोग रहे हैं, सब हो रहे हैं, बिहार में रहे हैं, ऐसे देश में है। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, या मोदी जी मान लीजिए नहीं चला पाए, अब व्यवस्था पहले जैसे, मैं क्या करूं कि मैं नहीं पूरा नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो मैं यूपी के कुछ दबंगों को, बिहार के कुछ दबंगों को, पंजाब के कुछ दबंगों को, चूंकि भूमि पर अधिकार मेरा ही माना जाएगा, राजा का माना जाता है हमेशा, तो मैं क्या करूं कि बड़ी बड़ी भूमि कुछ स्थानीय दबंग लोगों को दे दूं, और मैं कहूं कि भाई आप लोग क्या करिएगा, उन जगहों पे सेना रखिए छोटा छोटा, और वहां से कर वसूलिए जनता से, और साथ साथ क्या करिए कि लोकल व्यवस्था देखिए, आप लोग को अपने अपने इलाकों से जो आमदनी होगी उसमें से कुछ कुछ हमको भेज दीजिएगा, संभालिए। तो ऐसी स्थिति में अब ये बीच वाले जो हो जाएंगे, इनके पास क्या आ जाएगा, लैंड, और प्लस आ जाएगा पावर। कौन पावर, उस व्यवस्था, वहां का स्थानीय शासन देखेगा, कानून देखेगा। तो राजा जो चीज खुद अकेले देखता था, बीच में आ जाएंगे। इनको लैंड ग्रांट दिया राजा ने, भूमि अनुदान, तो उससे उनकी शक्ति वृद्धि हुई और इलाके को संभालने लगे। इन्हीं को कहा गया सामंत। राजा है लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादातर सामंतों के हाथ में, इसलिए सामंत एक तरीके से राजतंत्र पर अंकुश लगाने लगेंगे, और यही व्यवस्था कहलाई जाएगी फ्यूड। तो ये तो राजनीतिक नजरिए से हो गया। इसका सामाजिक पक्ष है कि राजा पहले क्या होता था कि आमतौर पर राजधानी में बढ़ते थे, उदार भी होते थे, लेकिन सामंत लोकली क्या होगा, अब जनता पर अपना दबदबा दिखाएगा, एक सामंती मानसिकता कि उसके सामने से आइए और वहाँ लोकल सामंत है तो आप जूता निकाल के आएंगे, उसके सामने रथ पर नहीं घूमेंगे। इसे कहते हैं फ्यूडल सोसाइटी में, समाज में उस प्रकार का एक समाज सामंती दृष्टिकोण, स्तरीकरण, छुआछूत और ऊपर नीचे की भावना आ जाएगी। सामंती व्यवस्था जब आती है तो महिलाओं का जीवन, महिलाओं को घर के अंदर रखने की प्रवृत्ति, महिलाओं को जो कि है मेटेरियलिस्टिक वस्तु की तरह देखने का ढंग आ जाता है। तो एक सिस्टम है पूरा का पूरा, ये एक विचार भी है सामंतवाद, सामंती विचार। अभी कहते हैं बड़ा फ्यूडल से अप्रोच का आदमी है ये। अभी भी कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि शादी विवाह के समय में निचली जाति का कोई आदमी घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, तो उनको हमारे सामने घोड़े पे चढ़ के कैसे जाएगा, पहले इतना लोग विरोध करते थे। सबके साथ तो नहीं करेंगे, भाई नीचे से भी बहुत सारे ऐसे मजबूत लोग हैं कि कोई विरोध कर दिया तो उल्टे घोड़े से उतार देगा उसको, लेकिन ऐसा दिख जाता है किसी न किसी गाय बगाए, बहुत कम है। आप सोचिए ऐसे और साल पहले। तो सामंतवाद क्या है कि एक प्रणाली है, सिस्टम है, एक विचार भी हो जाता है, एक कुरीति भी हो जाती है। ये सब चीज वहां मध्यकाल में आ गया था, है ना, पहले नहीं होता था जब बड़े बड़े अच्छे राजाओं का युग था, 400 जो कि 76 के बाद यूरोप में। आज जब 15वीं सदी से 17वीं सदी के बीच रेनेसां हुआ तो वो सब अंतवाद टूटने लगे। क्यों टूटा कि अभी हमने दिखाया कि लोगों ने क्या किया था, ये वाला खूब पुरजोर प्रहार हुआ, यहां से लेखकों विद्वानों ने खूब प्रहार किया सामंतों पर, चर्च पर। राजा लोग भी चाहते थे बहुत दिनों से कि ये खत्म हो, बिचौलिए कर नहीं पाए, उन पर निर्भर है। अब जनता राजा के साथ आई, मांग उठाने लगी, तो ऐसी स्थिति में देखें तो यूरोपीय राजनीति में ये रहा कि सामंतवाद में कमी आई, पतन हुआ। और भी क्या रहेगा कि राजनीति में सेकुलर मूल्य को बढ़ावा मिला, ये सब रेनेसां की देन है। और यह चीजें जिस युग में जिस लोगों में आ गया वो क्या होता है, वही तो आधुनिक बनेगा, नहीं तो व्यवस्था तो सदियों से चली ही रही थी। तो 2-3 लाइन में इसमें बस लिख लेंगे, कंक्लूड कर देते हैं। राजनीति में सामंतवाद के पतन को बल मिला, राजनीति में चर्च के हस्तक्षेप की में कमी आई, जो चर्च है उसके हस्तक्षेप में कमी आई,
सेकुलर पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिला, धर्मनिरपेक्ष मूल्य को बढ़ावा मिला। 1 मिनट और रुक जाए। राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, पहले राजा लोग कमजोर हुए, उसी में राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, और राष्ट्रीय राज्यों का उदय को बल मिला, नेशन स्टेट के राइज को बल मिला, राष्ट्रीय राजाओं के उदय को बल मिला।